ओके जी, तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था जिसमें ऑब्वियसली आप लोगों के दिलो जहां में एक खुशी की लहर दौड़ गई होगी कि सारे सही ना। तो नहीं मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को नहीं आता है, पर ये अगर किसी और से कराओगे तो उससे नहीं भी होगा। तुम लोगों ने बड़ा टेक्निकलिटी से इस बात को समझा है कि एक चीज़ अप्लाई कहाँ होती है। हाँ, तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। और ये अच्छा है कि तुम लोगों ने देखो, आई डिड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल इंडिविजुअल जिसने उसको लिंक सही नहीं किया हो। हर एक बच्चे ने बताया था कि इसको इस तरीके से कंट्रोल को ऐसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे कि अगर इसमें मैं पहला ही देखूं कि क्रेडिट सेल्स फ्रॉम बीइंग मेड टू अ कस्टमर बियॉन्ड दियर क्रेडिट लिमिट, तो अच्छा आपने सिर्फ ये नहीं लिखा था कि लिमिट चेक कंट्रोल शुड बी प्लेस, आपने बयान भी किया कि लिमिट चेक कंट्रोल लगाया जाए जो कि पहले ये चेक करे कि अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट बियॉन्ड जा रही है तो वो सेल्स ऑर्डर प्रोसेस ना करे। तो ये कितने लोगों ने लिखा था ऐसा? वेरी गुड। तो यही तरीका था इसको लिखने का। वेरी गुड यार। तो अब इधर देखना, यहां पे हमने लिखा था कि प्रिवेंट फर्दर क्रेडिट सेल्स फ्रॉम बीइंग मेड टू अ कस्टमर बियॉन्ड योर क्रेडिट लिमिट। तो यहां पे लिखा था इंप्लीमेंट लिमिट चेक कंट्रोल विच चेक द कस्टमर आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगेंस्ट योर क्रेडिट लिमिट बिफोर अलाउइंग अ न्यू क्रेडिट सेल्स टू बी मेड। तो आई थिंक आपने भी अपने अपनी जबान में या अपने अपने तरीके से यही लिखा था और एग्जैक्ट। तो उस बात की खुशी है कि अब देखो आपको ये बात समझ आती है कि कौन सा आईटी कंट्रोल कहां पे यूज हो सकता है। इफ यू से तो मैं ऐसे दूसरी साइकिल्स पे भी आपको दे सकता हूं कि पेरोल हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, तो ऐसे जगह जगह हो सकता है। और फिर जो हमारा सेशन है उसमें फिर गूगली अलग से। सही है जी, चलें ओके आगे। हमने कहा रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू सेट द क्रेडिट लिमिट। जल्दी बताओ क्या इस पे हम कौन सा कंट्रोल लगा सकते हैं? लिमिटेड एक्सेस राइट्स, हर किसी के पास राइट होना। implement access controls that restrict the ability to set the credit limit only to the authorized personnel. This can be done by assigning specific roles and permission to users in the and implementing passwords. System should require user to log in with their credential and verify their roles and permissions such as setting up user ID and before allowing them to set up credit limits. तो आपने एक access control लगा दिया। इसको हम टेक्निकली ऐसे कहते हैं इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल। हर किसी के पास इनपुट करने का इख्तियार नहीं है। अच्छा, ब्रिंग लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। नहीं, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिए आपके सामने आ जाए automatic alerts and report that bring long outstanding balance to the attention of the management. This can be done by setting up automated email alerts. Exception reports are sent to the management on a, तो ये इस तरीके से। तो देखो, हाँ नहीं, एक्सेप्शन रिपोर्ट है ना, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट तो वो उसी वक्त आता है। सही है, चलें। लिमिट चेक कंट्रोल नहीं लगा सकते। अगेन आपने कंट्रोल का मकसद नहीं समझा। यहां पे वो प्रिवेंट करने की बात नहीं कर रहा, वो मुझे कह रहा है कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बीच में, इस रेंज के बीच में नहीं, रेंज के ऊपर लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आप उसमें लिख सकते हो कि रेंज टेस्ट कंट्रोल शुड बी इंप्लीमेंटेड वेयर आर डेटर फॉलिंग बिटवीन दिस रेंज ऑफ डेज विल जनरेट एक्सेप्शन। वो तो पूरा बना के लिखना पड़ेगा फिर। तो आप तो फिर लिखेंगे भी ऐसे ना कि आर लिमिट चेक कंट्रोल ओवर डेज शुड बी प्लेस if a balance become due above these days, a exception report should be generated and send it to the relevant individual. तो पूरा बना के लिखना पड़ेगा फिर। अमाउंट नहीं है ना बेटा, डेज है। नहीं नहीं, मैं पहले आप समझे नहीं ना, मकसद समझो पहले कंट्रोल का। ये थोड़ी ना कि मतलब आपके पास एक कंट्रोल का नाम है तो हर जगह फिक्स कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है। सही है, हथियार है, सही जगह चलाना है। इधर कहने का मतलब ये है कि भाई इधर प्लीज फोकस के साथ आप पहले ये समझ लें कि यहाँ पे कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा मकसद ये है कि मुझे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग पता लग जाए। आई एम नॉट हियर कंसर्न्ड अबाउट द अमाउंट। मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि जो बड़ी अमाउंट है मुझे पता लग जाए कितनी है, नहीं। आपसे अच्छा बैच टोटल आप वहां लगा सकते हो जब मैं बोलूं कि एक ही कस्टमर के
मल्टीपल इनवॉइसेस का बैच निकाल के दे दो, वहां लग सकता है। यहां पे मेरा मकसद वो है ही नहीं। मेरा मकसद क्या है कि जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग की हर कंपनी की अपनी डेफिनेशन होती है, डेज पे डिपेंड करता है। तो वो बोलता है कि भाई इफ अ डेटर गोज बियॉन्ड दीज डेज a limit check control should be placed. If any data goes beyond these days, a exception report should be generated and should be sent to the relevant individuals. इस तरीके से लिख सकते हैं आप। पहले बताओ बात समझ आती है? तो आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छे से समझना है। रेंज टेस्ट ऑफ डे मैंने अभी तो बताया तला भाईजान कि रेंज टेस्ट अभी तो मैंने आपको बताया कि लग सकता है, पर रेंज भी के डेज की रेंज के इस दिनों के बीच में अगर फॉल कर रहा है तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाए। अच्छा लेट से अगर 1 से लेके 15 दिन में फॉल कर रहा है तो नहीं जनरेट हो, 15 से 30 कर रहा है तब भी नहीं हो, हाँ अबव 30 कर रहा है फिर कर लो भाई, सीधी सी बात है। सही है जी। अच्छा रेंज टेस्ट ऑफ डेज का बैच टोटल, यार देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इतना क्यों शौक है बैच टोटल लगाने का, आप लगवा देते हैं। बैच टोटल ऐसे लगा लो, फिर प्रॉपर लिखना पड़ेगा, अगर आप लिख लोगे ना फिर जस्टिफाई करने में मर जाओगे। बैच टोटल फिर अगर आपको इसमें घुसाना है ना अपनी मर्जी से, तो फिर आप ये सीख लोगे बैच टोटल लगेगा कैसे। आप बोलोगे इफ अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटर्स अपीयरिंग इन एनी स्पेसिफिक बकेट, बकेट होता है 31 से लेके 60, a separate batch should be shown evidencing the outstanding balance। अलग अलग लिमिट्स के अलग अलग बैचेस बना के दे दो। अब लिखने में मौत आ जाएगी, तो मैं कह रहा हूं फिर बनाना नहीं है तुम्हारा, मुश्किल है तुम्हारे लिए लिखना। तुम ये कह रहे होगे ना कि भाई सही है, देखो वो सिंपल बोल रहा भाई मुझे कंट्रोल बता दे जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस लॉन्ग आउटस्टैंडिंग हो गए। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रहा ना कि हर एक ब्रैकेट का मुझे अलग अलग टोटल चाहिए, उसके लिए तुम क्या लगा सकते हो बैच टोटल, और उसको बयान करने का भी तरीका है, उसको बयान करने का भी तरीका है कि आप बोलोगे इफ एनी डेटर फॉलिंग विद इन दिस रेंज, रेंज टेस्ट हो गया, शुड बी प्रेजेंटेड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम ऑटोमेटिकली एंड अ बैच टोटल शुड बी सेंड वाया ईमेल टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। तो इसको मैं बोल रहा हूं बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, आप सिंपल रखो यार। उसका मकसद ये है कि मुझे बता दो कि भाई मेरे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, लिमिट चेक कंट्रोल लगाओ, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी, कहानी खत्म। आपका मकसद पूरा हो गया, आपका कॉन्सेप्ट चला गया उसके पास कि भाई इसको पता है कि ये कंट्रोल यूज हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, उसको बात समझ आ रही होगी कि हाँ भाई ये कंट्रोल है, ये लगा सकते हैं, इससे ये मकसद पूरा हो जाएगा। तो आपको बैक ऑफ द माइंड पे पता है कि अगर वो अलग अलग बैचेस के अलग अलग टोटल आपको निकाल के दे रहा है कि इतने यहाँ से लेके यहाँ तक ये ड्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ड्यू है, तो उसका मतलब है कौन सा कंट्रोल लगा हुआ है उस पर, बैच टोटल का। अच्छा वो बैच कैसे बना रहा है, कस्टमर वाइज बना रहा है, डे वाइज, डे का बैच बना रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बैच है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैच है, तो वो लगा हुआ तो है कंट्रोल। पर इफ यू कैन राइट इट, सही लिखे आप, मना तो नहीं है आपको। तो पहले थोड़ा इत्मीनान से जो पहले बेसिक मार्क्स आ सकते हैं वो तो निकाल लो ना सीधे सीधे, क्लियर है। और फिर बता रहा हूँ ऐसे सवालात नहीं है पास पेपर में, हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो पूछ लेता है तो हमें पता हो। थ्योरी पे सवाल वो मैं आपको बता देता हूँ ना, वो जो चाचू बोल रहे थे, हाँ सुना, बाकी बच्चों ने बाद में भी सुना। पहले तो बोले थे तो लंबा वॉइस नोट है, किसी ने खोला ही नहीं, और जिसने सुना फैजान तुमने सुना था इधर। अच्छा चलें, कल का सवाल मुश्किल आएगा, अभी आपको बताता हूँ कल का सवाल कैसा आएगा। उसमें 5 स्टैंडर्ड टेस्ट करूंगा मैं, सही है। अब आपको खुश किया था ना आज, तो खैर देखते हैं कि क्या होता है आपके साथ इधर। चलें, तो हाँ भाई वो मैं ये बता रहा था, चाचू कह रहे थे, जो वो कह रहे थे वॉइस नोट के अंदर, कि वो पूछता है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ जनरल कंट्रोल्स, चिपका देना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड जनरल कंट्रोल्स, चिपका देना, दोनों बता दिए। यही होता है 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, भाई वो क्राइटेरिया था ही नहीं मेरा क्राइटेरिया था ये था कि वो तो सिखा दिया। अब बात कर लेते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन बेस पे आ जाएगा ना आईटी में, तो बाकियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि वो कंट्रोल्स हमने बेसिक तो याद किए हैं, पर हमने उसको ऑल टुगेदर इस नज़रिए से भी देख लिया कि वही कंट्रोल साइकिल ऑटोमेटिक कैसे हो सकती है। और इवन वो आपको बोले सजेस्ट सम कंट्रोल्स, तो आपके पास तो खुला ग्राउंड है कि आप मैनुअल भी बता सकते हो, आईटी भी बता सकते हो। तो लिखने के लिए तो आपके पास मटीरियल ही मटीरियल है
तो आपको ये थोड़ी ना अगर आपने आईडी लिख दी तो मार्क्स नहीं देगा। हाँ, अगर उसने बोला मैनुअल और आप होशियारी करके आए फिर मसला है। पर मुझे लगता है ऐसे बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कंट्रोल तो मतलब कंट्रोल है, ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। क्लियर है? चलें, ओके। कौन से चाचू की बात हो रही है? इकरा कह रही है भाई किसी ने शेयर किया था, इकरा आप ही ने तो शेयर किया था, इकरा नाम की बच्ची थी इसने शेयर किया था वो। अच्छा जी, चलें, ओके। इकरा आप ही ने भेजा था, हाँ शायद 20 नंबर की थ्योरी। जी सर समझ गया। अच्छा आप ही ने भेजा था फिर भूल गई। अच्छा भाई इधर चलें प्लीज। अच्छा फोकस के साथ अभी आगे 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 आगे, अब सुनना प्लीज, हाँ फोकस के साथ। अब इधर, अब पहले के ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में, मैं भी तो इतना पुराना नहीं हूँ, सही है, पर वैसे बता रहा हूँ। पहले के ज़माने में अगर कुछ टाइम अगर पहले आ जाए तो आपको अगर किसी से बात करनी होती थी ना, तो आपके पास मोबाइल तो होता नहीं था। थोड़ा सा और पहले बोल रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये अपने वालिद के टाइम का बता रहा है कबूतर। इधर सुनो प्लीज़ फोकस के साथ। अरे सुनिएगा, छोड़ो ना यार कबूतर को, इधर अब फोकस। अच्छा कहने का मतलब है जो कागजी कार्रवाइयाँ होती थी, खत वत लिखते थे, लेटर्स होते थे, एक्सचेंज होते थे, तो वो एक्सपीरियंस बोल रहा है इधर। चले अच्छा सुनना प्लीज़। अच्छा मैं आपको सिविल एविएशन का बताता हूँ। मैंने कोई 2015 में ऑडिट शुरू किए थे। अभी भी कुछ इदारे बहुत पुराने होंगे ना, मैं बोलूँ नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो कि अभी कोई ऐसे मैनुअल कम्युनिकेशन चैनल हो। पर मैंने वाकई उस वक्त 2015 की बात बता रहा हूँ, सिविल एविएशन को मैं देख रहा था, और सिविल एविएशन के अंदर बाकायदा जो कम्युनिकेशन होती थी वो होती थी लेटर्स के ज़रिए। यानी वो कहते थे इंटरनल मेमो भेज रहा हूँ, अब भाई ईमेल भेज दे, नहीं बोलते इंटरनल मेमो भेज रहा हूँ। और इंटरनल मेमो के ऊपर वो उसमें होता ये था कि पूरा लेटर टाइप होता था, प्रिंट आता था, उसके ऊपर लिफाफे पे कॉन्फिडेंशियल लिख के उसको भेज दिया जाता था, पीएन लेके जाता था। अच्छा अब ऐसी बात है, वो जो गवर्नमेंट इदारे थे वो ऑपरेट ही ऐसे होते थे। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन आया, वो चेंजेस आई, तो वो होते 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 तब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे आ गए। अच्छा अब कहने का मतलब ये है कि अब जो ऑल टुगेदर है, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब जो डेटा एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई। इलेक्ट्रॉनिकली हमारा डेटा एक्सचेंज होता है। अब लेट्स से अगर मुझे क्लाइंट को कुछ कम्युनिकेट करना है, मैं ईमेल के जरिए करूंगा, व्हाट्सएप के जरिए करूंगा, मैसेज के जरिए करूंगा, बट वो कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में मुलविज होते हैं तो इसमें सर्टेन रिस्क होते हैं। पहला होता है सिक्योरिटी रिस्क, कि ये डेटा गलत हाथों में ना चला जाए। अब एक एक सुनना, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है, ये मिस हुआ तो आखिरी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इसके खत्म करना आज ही है। ये डेटा गलत बंदे के हाथ में ना चला जाए, और अगर सही बंदे के हाथ में भी जा रहा है तो एक्यूरेटली जाए, करप्ट ना हो और कंप्लीटली पहुंचे। ये मेरे मकसद हैं। अच्छा फिर ये कहता है कि जब आप ऑल टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता हो रहा होता कि किस किस के पास क्या क्या डेटा गया है। तो वो देखो क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल। किस किस के पास गया है ये मालूम करना तो मुश्किल हो गया ना फिर। तो इसके लिए एक कंट्रोल लगाया जाता है कि आप लॉग्स मेंटेन करें, लॉग ऑफ ट्रांसफर। अब आप देखें वो जो ईमेल्स में कंट्रोल लगे हुए होते हैं ना कि सेंड आइटम आ रहे होते हैं कि इसको इसको इसको, वो लॉग ही तो है कि इसको ईमेल गई है, इसको ईमेल गई, यही तो कंट्रोल है कि ये ईमेल किस किस को रेमिट हुई है। तो अगर मेरे मसाइल इलेक्ट्रॉनिक है तो कंट्रोल्स भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ये बात आती है समझ। अच्छा फिर वो कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में मुलविज होते हैं तो आपकी हाईली डिपेंडेंस हो जाती है सिस्टम के ऊपर। अच्छा सिस्टम के ऊपर कभी आप अगर किसी बैंक जाएं तो आप पैसे निकालने जाते हैं तो बाज़ वक़्त आपको कहता है वेट करें सिस्टम डाउन है, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है ना, कि इलेक्ट्रॉनिकली वो सिस्टम को मैसेज भेजेगा तो वो आपके प्रोसेस करेगा, अगर सिस्टम डाउन है तो नहीं करेगा। इसके लिए कंट्रोल्स क्या होते हैं, आप अपने सिस्टम के ऊपर एक स्ट्रेस टेस्टिंग करें। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर प्रेशर डाल के देखें वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो जैसे मसाइल हैं वैसे कंट्रोल्स हैं।
और फिर आखिरी वो कह रहा है कि जहां डेटा आपका फीड हुआ है वो करप्ट हो सकता है, उससे आपसे बेहतर तो कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता, उसकी बैकअप अरेंजमेंट होती है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो तो वैसे ही है। अच्छा, अब जो मेन मुसीबत रह गई है ना, वो डेटा की एक्यूरेसी है और सही बंदे के हाथ में जाना है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, प्लीज सुनना, हाँ फायरवॉल भी लगा सकते हैं क्या? सही सही कह रहा है, फायरवॉल लगा सकते हैं ताकि कोई अनऑथराइज बंदा एंटर ना हो सके, तो वो हमारे कभी भी डेटा को लॉस नहीं कर पाएगा। ये तो जनरल कंट्रोल की बात थी। आगे, अच्छा अब आगे सुनना, कहने का मतलब ये है कि अब मेरा रिस्क है कि जो मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी अभी मार्केट में इंफॉर्मेशन नहीं आई और उसके प्रॉफिट्स हैं अच्छे खासे, तो ये तो इनसाइड इंफॉर्मेशन है ना, और अगर ये मार्केट में जाएगी तो उसकी शेयर प्राइस, तो क्या ये हर किसी को पता होना चाहिए? नहीं। या तो फिर मैं ये करूँ कि मैं इसको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ट्रांसफ़र करूँ, तो एक तरीका तो बेसिक ये कि पासवर्ड लगा के फाइल भेजो, यानी जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पासवर्ड लगा के भेजो, किसी के हाथ लग भी गई तो वो उसको ओपन, वो होगी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। क्या होगी? पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब सुनना, दूसरा तरीका, इनक्रिप्टेड फाइल्स भेजो। अच्छा, इनक्रिप्शन क्या होता है जरा सुनना। इनक्रिप्टेड फाइल का मतलब ये होता है कि जब आप उसको इनक्रिप्ट करोगे ना तो उसकी लैंग्वेज तब्दील हो जाएगी, 1010 बाइनरी और बिट की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कोई भी बंदा उसको खोलेगा, पासवर्ड नहीं लगा हुआ, कोई भी बंदा उसको ओपन करेगा 1010 की लैंग्वेज लिखी हुई आएगी जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। अच्छा, ये आपने इसलिए किया क्योंकि आप रेमिट कर रहे हैं, और हमेशा जब इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, इवन ये जो एजेंसीज होती हैं आपकी ISI वगैरह ये कर रहे होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड भेजते हैं ताकि किसी और के समझ, वो कोडिंग्स होती हैं, वो कोड्स होते हैं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजे जाते हैं। अच्छा, सामने वाले के पास होती है डिक्रिप्शन की, क्या होती है? अच्छा, डिक्रिप्शन की होती है, प्लीज सुनना, वो डिकोड करता है इसको। अच्छा, फिर इनकोड करने वाला एक पासवर्ड डालता है, ये प्लीज बड़ी अच्छी बातें सुनना है ताकि काम आएंगी आगे। जो भेज रहा है वो करता है उसको इनक्रिप्ट, और जिसके पास जा रही है वो क्या करता है? डिक्रिप्ट, यानी उसको ऑल टुगेदर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको चाहिए होता है पासवर्ड। अच्छा, अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब यह है कि अगर एक चीज इंक्रिप्ट करके आपने भेजी तो उसका जो भी ऑल टुगेदर रीडेबल का फॉर्मेट है वो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। कोई भी क्लिक करेगा 101010 की लैंग्वेज आ रही होगी, और जो सामने वाला बंदा उसको ओपन करेगा उसके पास भी 10 आ रही होगी, जब तक वो उसको डिक्रिप्ट ना करे। अच्छा, अब दो तरीके की इंक्रिप्शन होती हैं, दो तरीके की इंक्रिप्शन होती है। देखो यहां पे पहला लिखा हुआ है सिमेट्रिक, दूसरा लिखा हुआ है एसिमेट्रिक। अच्छा, इसको बड़ा सिंपल जबान में रखा हुआ है ताकि आसानी रहे, जितना आपके कोर्स में भी है उतना ही। प्लीज सुनना, इधर हमने ये कहा कि अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं ना तो सिंगल कोड यूज होता है, सिंगल पासवर्ड। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेटा भेजना है तो मैं उसके अंदर एक कोड डालूंगा, डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, आपके पास पहुंचेगा, आप खोलोगे, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको वही कोड डालना पड़ेगा। अ सॉर्ट ऑफ अ सिंगल पासवर्ड टू इनक्रिप्ट टू डिक्रिप्ट। अच्छा, ये तो हो गया सिमेट्रिक, सिंपल। अच्छा, एसिमेट्रिक क्या होता है? एसिमेट्रिक ये होता है कि मैं इनकोड करने के लिए अलग डालूंगा, वो डिक्रिप्ट करने के लिए अलग डालेगा। देखो क्या लिखा हुआ, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के लिए अलग अलग। अच्छा, ये थ्योरी है, व्हाट इज एसिमेट्रिक, व्हाट इज सिमेट्रिक, तो जरा इसको आप रीड कर लेना, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। अच्छा, अब सवाल ऐसा नहीं आएगा, अब वो बोलेगा अच्छा अब आपको सिनेरियो देगा, खैर मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अगेन सवाल बनाता है इसके ऊपर, मैं फिर सोचने का तरीका दे रहा हूं कि वो आपको बता रहा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में डील करती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स यू विल से, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, ये लाइन बोल के निकल जाएगा, ये आपको पिक भी नहीं होती अगर मैं ना समझाऊं। देखो पूरी सिचुएशन चल रही है और वो बोले कि भाई हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है बिटवीन द एजेंसीज, और आप उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो आप बताएं इसको क्या कंट्रोल सजेस्ट करेंगे, तो वो बाकी चीजें तो आप बोल देंगे, इसमें ये मिस हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि इन्होंने वाइल डेटा ट्रांसमिशन इंक्रिप्शन कोड यूज करने चाहिए, डिक्रिप्शन कोड यूज करने चाहिए, या तो इंक्रिप्शन कोड सिमेट्रिक होंगे
एसिमेट्रिक होंगे. इट इज बेटर टू डू एसिमेट्रिक बिकॉज इट इज more likely, more useful because there's two codes, encryption separate, decryption separate. तो ऐसे आपने सोचना है कि कहाँ कहाँ आप इसको जस्टिफाई करके यूज कर सकते हैं इस कंट्रोल को. पहले बताओ डेटा ट्रांसमिशन का मतलब समझ आता है कि एक इनक्रिप्ट हो जाएगा, दूसरा डिक्रिप्ट हो जाएगा. अब आगे सुनते हैं. सर व्हाट इज ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर? मैंने बताया या भी बताएंगे? प्लीज सुनना बाबू, अभी नहीं बोल रहा हूँ. देखो यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल तफरी नहीं इधर, सुनना इधर. नहीं यार भाईजान, जो भी है मैं कह रहा हूँ, जब काम चल रहा है तो मैं यकीन करो रिकॉर्डिंग देके निकल जाऊंगा. जब मैं समझा रहा हूँ तो फिर इंसान का बच्चा बन के सुनना है. मैं मतलब पागल नहीं हूँ कि मैं यार ऑफिस छोड़ के आया हूँ यहाँ पे. मैं कैंसिल कर सकता था क्लास. कह रहा हूँ जब मैं आया हूँ तो मैं फोकस अटेंशन चाहता हूँ. सीधी सी बात है. ये तफरी है, फिर क्लास के बाहर कर लेना इधर. अच्छा फोकस के साथ. अच्छा ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर क्या होता है, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं. हमने तो पहले हाई लेवल कैटेगरी कर ली ना. अब इन्हीं के अंदर दो चीज़ें हम ये कह रहे हैं, चाहे आप सिमेट्रिक यूज करें या एसिमेट्रिक यूज करें, आपके इंक्रिप्शन के लेवल होते हैं. अच्छा इंक्रिप्शन के लेवल भी दो तरीके के. हर एक वर्ड को अलग अलग बदलो, 10101010, या तो ब्लॉक ऑफ वर्ड्स को बदलो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं फरजान है, नाम है, तो जो FAR है वो 3 वर्ड्स सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट होंगे 111, और फिर ZAN 000 में. तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आप सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कह रहे हैं, इसके अंदर दो तरीके की इंक्रिप्शन हो सकती हैं. देखो ये लिखी हुई, स्ट्रीम साइफर और. अच्छा जब स्ट्रीम साइफर बोलोगे तो हर वर्ड अलग अलग कन्वर्ट होगा. जैसे आकाश है तो AKASH 101010. और अगर उसको ब्लॉक साइफर कहोगे तो वो, अच्छा अब एक बंदा जो हैकर है ना, उसके पास जब आएगा तो उसको भी समझ आ रही होगी भाई यार इसने स्ट्रीम साइफर लगाया हुआ है, इसने ब्लॉक साइफर लगाया हुआ है, क्योंकि उसके जो वर्ड्स की कन्वर्जन है वो अलग अलग हुई हुई है. पर अगेन वो ब्रेक कैसे करेगा? उसको ब्रेक करने के लिए कौन सी की चाहिए? डिक्रिप्शन की. अच्छा डिक्रिप्शन की सेम भी हो सकती है और अलग अलग. अच्छा इफ यू आर सेइंग के डिक्रिप्ट करने के लिए की सेम है, सिमेट्रिक है, और अगर अलग अलग है तो एसिमेट्रिक है. पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? तो ये थोड़ा सा ऐसा एरिया था कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब ऑब्वियसली प्योर IT रिलेटेड जार्गन्स हैं. कॉम्बिनेशन कैसे, मतलब कुछ डेटा के लिए सिमेट्रिक यूज कर लो, कुछ डेटा के लिए एसिमेट्रिक यूज कर लो. मतलब कैसे? कोई एक डेटा पे एक ही कन्वर्ट होगा ना, एक ही फाइल में. या तो तुम बोलोगे इसको तुम स्ट्रीम साइफर में कन्वर्ट करो या ब्लॉक साइफर में. अब तुम अगर मतलब इतने फारिग बैठे हुए तो हम बोलेंगे एक वर्ड को स्ट्रीम साइफर में कर, एक को ब्लॉक में कर. तो कुछ 1010 वाले आ रहे होंगे, कुछ 11100 वाले आ रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या मस्ती है. अगेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एसिमेट्रिक का, सिमेट्रिक का और ब्लॉक साइफर का और स्ट्रीम साइफर का मतलब क्या है. बस ये बात है कि आपकी डेटा ट्रांसमिशन सिक्योर होनी चाहिए. क्लियर है? अच्छा इसके अलावा हाँ ये MFA में भी है, बिल्कुल ऐसा है. आगे सुने, आगे सुने. तो रिवाइज ही हो गया ना. चलें आगे सुने. अब इसके आगे हम ये कहते हैं, एक तो ये तरीका हो गया. अच्छा हम वैसे अगर टू बी वेरी क्लियर, हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि यार आपकी डेटा ट्रांसमिशन पे कंट्रोल्स क्या होने चाहिए. तो आप कह रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन पे कंट्रोल्स का मतलब ये है कि भाई मेरा डेटा सेफली, सिक्योरली, करेक्टली पहुंचे. ये हम कह रहे हैं सेफली और सिक्योरली. अच्छा फिर वो कहता है कि यार ऑथेंटिकेशन कोड्स लगा दें या एक्नॉलेजमेंट कोड्स लगा दें. दो बातें बोली, ऑथेंटिकेशन और. अच्छा अब कोई ऐसा तुम में से जिसने इजी पैसा पे किसी के NIC पे पैसे भेजे हो कभी? NIC पे ये कॉन्सेप्ट पता है? वैसे अभी भी है, रास नहीं है पेमेंट. ये सुनो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गांव देहात में किसी के वालिदैन रहते हैं और वो जाहिर सी बात है कि उसका फैमिली मेम्बर यहाँ काम करने आया हुआ है, तो उनको बैंक अकाउंट का तो एक्सेस नहीं है. इजी पैसा इतना मशहूर हुआ ही इसलिए था क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि CNIC के ऊपर पैसे भिजवाए जाते थे. एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरा अगर बैंक अकाउंट में इजी पैसा का अकाउंट होल्डर हूँ तो मेरे पास ऑल टुगेदर एक मेरा वॉलेट है जिसको हम कहते हैं इजी पैसा वॉलेट.
अच्छा, इजी पैसा ने अपने रिटेलर नेटवर्क बनाए हुए हैं जो कि फ्रेंचाइज से कनेक्टेड है। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि यार मुझे सक्खर में किसी को पैसे भिजवाने या ऐसे एरिया में जहाँ पे बैंकिंग की सहूलत ही नहीं है, पर वहाँ पे इजी पैसा सहूलत है, तो वो बंदे को क्या करूँगा मैं, जब मैं उसको बोलूँगा ना उसके एनआईसी पे, तो वो बोलेगा एनआईसी पे किसके एनआईसी पे भेजना है, बोलेगा इसके एनआईसी पे, बोल दो उसको फ़ोन नंबर डालो। अच्छा, वो जाके अपना एनआईसी पेश करेगा तो सामने वाला दुकान वाला उसको बोलेगा मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, सब्जेक्ट टू आप वो कोड बताएं। बोला कौन सा कोड? बोला कि मोबाइल पे आया होगा। बोला अच्छा वो क्यों आया होगा? उसने बोला उसके बगैर मैं आपको पैसे, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हुआ है, पर जब तक वो कोड नहीं आएगा वो इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होगी। अब इसको यूं सोचो, ईमेल में भी डाल सकते हो ऑथेंटिकेशन कोड्स। अच्छा, ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए नहीं है, वो तो फाइल खुल जाएगी उसका फॉर्म, वहां पे रिसीव ही नहीं होगी जब तक वो ऑथेंटिकेशन कोड पार्क ना करे। इसको एक और चीज़ भी सिखाते हैं, ये जो तुम पासवर्ड चेंज करते हो, ओटीपी आता है, ये क्या है? वन टाइम पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन कोड है कि ये ट्रांजैक्शन होगी ही तब जब आप वो कोड पार्क करोगे। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है ना, कि आप एक ट्रांजैक्शन करने वाले हो, यहाँ से वहाँ पैसे भेजने वाले हो। तो ये जो यहाँ से वहाँ पैसे तुम लोग भेज रहे हो, इसके लिए एक ऑथेंटिकेशन कोड बना दिया ऑथोराइजेशन के लिए। किसके लिए? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली तो उसको तुम वहाँ से भी कवर कर सकते हो ना, कि इनपुट ऑथोराइजेशन वैलिडेट कर रहे हैं ना, कि भाई क्या ये वैलिड है भी या नहीं भी, तो हम ये ट्रांसमिट के लिए भी यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन कोड। अच्छा, फिर आता है एक्नॉलेजमेंट कोड। नहीं, देखो ये शाफी कह रहे हैं ऑथेंटिकेशन कोड इज इक्वल टू इनक्रिप्टेड डेटा, ना, गलत। वहां डेटा तो रिसीव हो जाता है, खाली उसका फॉर्मेट क्या होता है, चेंज होता है। यहां पे ये तुम्हें ट्रांसमिट करने से या रिसीवर को रिसीव करने से रोकेगा, दोनों में फर्क है ना। वहां पे रोकता तो नहीं हो, तो पहुंच जाता है डेटा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फाइल इनक्रिप्ट करके रखी हुई है और आपने मेरे लैपटॉप से यूएसबी में छुपके से कॉपी कर ली, आप लेके भी चले गए, आप खोल लें उसको, नहीं, आपके पास कॉपी भी हो गई, रीडेबल फॉर्म में नहीं होगी, उसके लिए कौन सी की चाहिए? डिक्रिप्शन की। और वो फिर अगर जाहिर सी बात है एसिमेट्रिक हुई तो फिर डिक्रिप्ट की तो की अलग होगी। पता चले मैंने लिखा हुआ कहीं पे कि इनक्रिप्शन की ये है, अच्छा उसने बोला अच्छा ये लिख के गया ऐसी की तैसी, उसने बोला भाई अभी भी 1010, लगा क्यों भाई डिक्रिप्शन की, तो ज़्यादा अच्छी कौन सी है? एसिमेट्रिक। पर वो भी तब के जब आपने किसी को बताया हुआ कि भाई ये इनक्रिप्शन की है, तो डिक्रिप्शन की अलग होगी, ऐसा ही है। अच्छा, आप सुनना, पहले बताओ ये ऑथेंटिकेशन कोड का मतलब समझ आया? ये भी इसलिए लगाया जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो अप्रोप्रिएटली ट्रांसफर हो पाए, ऑथेंटिकेटेड हो। अच्छा, फिर आते हैं एक्नॉलेजमेंट कोड, ये पहले भी बताया मैंने, रिकॉल कराता हूँ। एक्नॉलेजमेंट कोड का मतलब ये मैंने आपको सिखाया था एप्लीकेशन कंट्रोल में, आउटपुट में, कि आप जिस बंदे को भेजे उसका लॉग तो बने, वो तो यहाँ पे भी है, कंट्रोल यहाँ पे भी है, जिसको भेज रहे हो उसका लॉग बनना चाहिए। अच्छा, लॉग क्यों बनना चाहिए? ताकि गलत बंदे के हाथ में इंफॉर्मेशन, तो हम तो ये कह रहे हैं ना कंप्लीटली एक्यूरेटली और सही बंदे को पहुंचे, तो ये उसके लिए सारी चीजें तो हैं। अब आगे सुनना, अब कनेक्शन है इसका। अब हम ये कह रहे हैं कि यार हम लगा रहे हैं ऑथेंटिकेशन कोड कैसे? अगर एक इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ हो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम ये चाहते हैं कि यार सामने वाले बंदे को ये रिसीव हो जाएगा, उसने नहीं देखा टाइम से तो नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अभी बताते हैं कैसे। एक बंदा है जॉब छोड़ के चला गया, एचआर फाइनेंस को कह रहा है इसको पेरोल से रिमूव करो, या कोई भी डिपार्टमेंट कह रहा है इसको पेरोल से रिमूव करो, क्या वो इंफॉर्मेशन सामने वाले को देन एंड देयर एक्नॉलेज करनी चाहिए? क्यों? ताकि उसको एक्सेस पेमेंट ना हो। तो अच्छा, तो ये तो मैंने आपको सोचने का तरीका सिखाया कि जब ऐसा कोई सीन होगा तो पेरोल में एक्नॉलेजमेंट कोड भी लगा सकते हो कि इफ एनी पर्सन रिजाइन्स फ्रॉम द एनी डिपार्टमेंट, एनी इंटीमेशन शुड बी मेड विद द एक्नॉलेजमेंट कोड्स। यस, एचआर वाली की अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। पर अगर आप ऐसे ही भेज के भूल गए तो इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन पहुंची बट उसने रीड नहीं की, तो फिर तुम एक्यूरेसी कहां से आई तुम्हारी? तो क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि आप ये कंट्रोल ऑल टुगेदर वहां भी पार्क कर सकते हैं एचआर में? जब पेरोल की बात कर रहे थे तो आप ये लिख सकते हैं
लिख क्यों नहीं रहे भंगी? लिख सकते हैं ये वाली चीज। सुने जाते हो कहानी कि भाई हाँ ये यहां से वहां लिंक हो रही है, जल्दी बता, समझो तो सही। क्या आप लिखेंगे? दिस कंट्रोल ऑफ एक्नॉलेजमेंट कोड्स कैन बी यूज्ड इन पेरोल प्रोसेस। दिस कंट्रोल ऑफ एक्नॉलेजमेंट कोड कैन बी यूज्ड इन पेरोल प्रोसेस वेयर अच्छा जी, where if any employee resigns from the any department, any employee resigns from the any department, removal information from the payroll, removal of that individual from the payroll, removal of that individual from the payroll should be sent along with the acknowledgement codes। अच्छा, इससे फायदा यही होगा ना आप लोगों को कि सामने वाला जब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा तब तक आपको पता होगा उसने ईमेल देखी नहीं है। तो ये एक्नॉलेजमेंट कोड है कि भाई वो जैसे ही ईमेल खोलेगा उसको यस करना पड़ेगा। जैसे ही यस हो गया आपकी कहानी खत्म। अच्छा, कल को आपसे पूछा जाएगा, पैसे चलेगा, आपके डिपार्टमेंट हेड को बुलाया, तूने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसने बोला किया हुआ, तो बोला उसका जवाब नहीं आया, इसका मतलब उसने नहीं देखी ना, तुमने रिमाइंड क्यों नहीं कराया? तो हम बोलेंगे भाई एक्नॉलेजमेंट कोड अगर का जवाब नहीं आया मुझे, तो मुझे वैसे ही पता लग जाएगा उसने ईमेल देखी, मैं कॉल करूंगा, भाई इंसान का बच्चा बन ईमेल देख ले। बोलेगा तेरे को कैसे पता ईमेल नहीं देखी? एक्नॉलेजमेंट कोड है, मेरे पास आ जाता है रिप्लाई। और हम तो अभी जब ईमेल भेजता हूँ मैं, जब भी किसी को जो इंपॉर्टेंट ईमेल होती है, इवन बॉस को या किसी को जूनियर को जिसको मैं बोलना होता है कल रिव्यू करना है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं अचानक से आज एक कंपनी के फाइनेंशियल्स आए अभी मेरे पास ना, वो रिव्यू करने मैंने कल, तो काम तो बच्चे शुरू करते कि फाइनेंशियल्स प्रॉपर बन के आए, तो अब मैं उसको जब ईमेल भेजूंगा ना तो एक्नॉलेजमेंट कोड के साथ भेजता हूँ। अच्छा, जैसे ही वो देखेगा ना, कल को कभी कभी टोपी कराते हैं ना बच्चे कि सर वो तो मैंने ईमेल आपकी देखी नहीं थी, तो मैंने कहा तुम्हारे बाप ने एक्नॉलेजमेंट की है। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये मैंने ईमेल देख ली है? मैंने कहा सब तेरे को सिखा देंगे अगर, तो बात ही क्या है। नहीं, दो तरीके हमारे ईवाई में भेजने के। एक शक्ति ये है कि आप वो खाली देख लेगा, मुझे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं जैसे अच्छा एक बात है, सुनो, अभी तुम्हारा हिसाब क्लियर करते हैं ना, तुम्हारे रियल लाइफ से एग्जांपल, तुम किसी को मैसेज करते हो, वेट कर रहे हो, तो अभी सीन करेगा, करेगी, ऐसा ही है, समझे? तो इनका तो बिल्यू ही नहीं होता ना, तो ब्लॉक किया है ना तेरे को इधर। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, ये जो अब देखो, अब तो रियल लाइफ से कनेक्ट हो गए ना, अब जब ये जो व्हाट्सएप ने फीचर यूज किया हुआ है वो क्या है? एक्नॉलेजमेंट कोड तो है। आप यूं स्वाइप करके देख रहे होते हैं ना, वीडियो देखी नहीं देखी, हाँ ऐसा है ना, इंफॉर्मेशन पहुंची या, तो ये कंट्रोल ऑथेंटिकेशन कोड्स ही हैं कि ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि सामने वाले पे इंफॉर्मेशन पहुंची। पर इसको अगर रियल लाइफ में अगर आप तुम किसी कंट्रोल के साथ लिंक करके हर एक जगह यूज़ कर सकते हो, हम भी कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स लगाती है वो फर्म भी लगा रही है। यहाँ पे मकसद अलग है, वहाँ पे मकसद इट्स यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा आईडी कंट्रोल किस सिस्टम पे फिक्स हो सकता है। तो हाँ, अगर आपको कोई आता है एक्नॉलेजमेंट कोड का, तो हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में जनरली एक्नॉलेजमेंट कोड यूज़ होते हैं। तो मुझे तो ये भी पता लग रहा होता है कि किस किस बच्चे ने ईमेल खोली, किस वक्त पे खोली, तो वो सब दिख रहा होता है मुझे सामने, तो वो डिनाई कर ही नहीं सकता। तो या तो वो ये होता है कि ईमेल जैसे ही पॉपअप होना, लैपटॉप की स्क्रीन नीचे कर दे कि देखी ही नहीं, तो फिर उसका भी हल है ना हमारे पास। हमारा सॉफ्टवेयर है टीम्स का, उस पर अगर ग्रीन नहीं आ रहा तो ना बच्चा, तो मैं उसकी ज़िंदगी लाल कर देता हूँ। यानी 9 से लेके 6 तक उसको वहाँ पे ग्रीन दिखना है। अगर लैपटॉप की स्क्रीन नीचे है तो इसका मतलब है कि वो अवे आ रहा है, और अवे में येलो हुआ होता है। मैं फ़ौरन कॉल करता हूँ, भाईजान किधर? तो बोला सर मैं तो ऑफिस में हूँ। मैंने कहा अच्छा ज़रा इस बंदे से बात कराना। बोला सर अभी मैं बस वो बाहर गया हुआ। मैंने कहा वो नहीं गया हुआ चसी, तू गया हुआ है, उससे बात करा। यार वो तो है, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर बंदा इस पे आ जाए, वो तो जाहिर सी बात है यार, वैसा भी नहीं है। देखो अभी मेरी टीम को ये पता है कि वो अभी मतलब इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, मैं फिर कोई नई चीज़ लाऊंगा,
फिर वो भागेंगे क्लाइंट के पास। तो वो खुद चाहते हैं कि मुझसे क्लाइंट की डेडलाइन से 10 दिन पहले रिव्यू कराएं, क्योंकि जब मैं रिव्यू पॉइंट देता हूँ या कोई चीज़ निकालता हूँ नहीं तो वो उनके लिए भी लर्निंग होती है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा यार ये भी है, ये ऐसे भी सोचना था, ये ऐसे भी करना था। तो अभी फॉर एग्जांपल एक नया लॉ आया, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए ना नया एक रूल पास हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया कि जो भी पहले स्टेजिंग होती थी, होता क्या था कि अगर जो दिन लोन 60 डेज ओवर ड्यू है ना, 60 डेज, पहले क्या होता था उसका मार्कअप सस्पेंड हो जाता था। मार्कअप सस्पेंड का मतलब है कि आप उसकी इनकम अब बुक नहीं कर सकते, उसकी इनकम बुक, क्योंकि वो कह रहा है जिसने 60 दिन में पैसे नहीं दिए आगे क्या देगा। तो कानून ये कह रहा, IFRS नहीं कह रहा, कानून कह रहा है उसकी इनकम को रिवर्स कर दो, उसकी इनकम को। अच्छा अब आगे सुनना, प्लीज प्लीज फोकस के साथ। अब हमने ये कहा कि जब बच्चे ऑडिट करके आ गए ना पूरा मेरे पास, मुझे रिव्यू करवा रहे थे, तो एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इन्वायरमेंट में कानून भी आता है, अंडरस्टैंडिंग लॉज एंड रेगुलेशन। तो उन्होंने कहा सर हमने लॉज एंड रेगुलेशन पढ़े थे ये वो ना। अच्छा तो उन्होंने क्या किया था क्लाइंट ने, अब स्टेजिंग हो गई चेंज, पहले था 60 दिन, अब कानून पास हुआ 90 दिन में नहीं आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, मार्कअप रिवर्स कर देंगे। अच्छा अब सुनना, क्लाइंट ने क्या किया, जितने भी लोन्स, ये कहानी सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्लाइंट ने क्या किया, जितने भी लोन्स हैं जिसको 90 डेज नहीं हुए थे उस पर जाहिर सी बात है उसने मार्कअप सस्पेंड, पर जिस पे पहले कर चुका था उसका भी रिवर्स कर दिया। अच्छा बच्चा बेवकूफ़, वो गया, मैंने कहा कानून कब आया है, बोला बाद में। मैंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा प्रोस्पेक्टिव जाएगा, बोले अरे हाँ सर ये तो यार ये तो मसला हो गया ये। अच्छा उसने कितने की इनकम बुक की हुई थी, 4 बिलियन की, जो मार्कअप सस्पेंड हुआ था उसने क्या किया। अच्छा मैं स्टेट बैंक एक दिन पहले मीटिंग करके आया था जाके, मैंने कहा देखिए आपने कानून तो पास किया है, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वेदर दिस विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली। उसने बोला देखो इस कानून से पहले जो सस्पेंड हो गया, ये अप्लाई होगा उसके आगे, अनलेस कि मैं कानून में लिखता कि पिछले लोन्स पे भी अप्लाई होगा, पर तब भी मैं पिछले फाइनेंशियल चेंज नहीं करता, आज इंपैक्ट आता। तो मैंने कहा आज इंपैक्ट लूं नहीं लूं, उसने बोला नहीं ये नए लोन्स पे अप्लाई होगा जो दिए जाएंगे इस कानून के पास होने के बाद। अब मैंने बेटा बच्चे को बोला, मैंने कहता था भाई ये क्या है, बोला साहब ये थोड़ी ना सोचा था अभी के मतलब ये पूरा इतनी डिटेलिंग के ये होगा। हमने तो बोला लॉ चेंज हुआ, अंडरस्टैंडिंग तो है ना, अब सही नहीं है वो अलग बात है। मैंने कहा सही क्या नहीं है, मतलब भाई ये तो गलत है। तो उसने क्या, अच्छा क्लाइंट इतना खुश, CFO ऐसा, अच्छा ना वैसे CFO बड़ा डर डर के मिलता है। जब मैं रूम में एंटर हुआ ना, यूँ बेटा 4 बिलियन का प्रॉफिट मार के बैठा हुआ, हाय आकाश हाउ यू वांट टू हैव अ कॉफ़ी। मैंने कहा बाद में, पहले एक बात करनी है। अच्छा जब ये रिवर्स करवाया फिर लॉस में आ गए, क्योंकि प्रॉफिट था इसी वजह से। क्योंकि देखो पिछला, देखो ये तो बात सच है ना कि जो पैसे गए वो कभी वापस, तो आपने इनकम क्यों रिकॉर्ड की हुई है यार। और फिर मैंने उसको 37 पे घुमाया, मैंने कहा देखो इनकम तो तब रिकॉर्ड होती है वर्चुअली सर्टेन हो, वर्चुअली सर्टेन है मिलेंगे पैसे। बोला नहीं, बोला प्रोबेबिलिटी है, मैंने कहा डिस्क्लोज कर ले, तो फंस गया वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो उसने जो कॉफ़ी पूछी थी बाद में आई नहीं, हमने कहा मैं यहाँ पे ये जाके पी लूँगा यहाँ पे इधर। तो कहने का देखो मतलब ये है कि यार अगर आपने सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं ली तो गए। पहले बताओ कहानी समझ आती है। अच्छा आगे प्लीज सुनना, अब ऑथेंटिकेशन कोड समझ आता है, एक्नॉलेजमेंट कोड समझ आता है। अच्छा फिर वो कह रहा है कि यार आप जब, आपको एक भी तो ये भी तो मकसद था ना आपका कि आपका डेटा सिक्योर रहे। तो एक तो आप फायरवॉल आप लोगों ने मुझे बताया था, और अगर आप किसी को अपने नेटवर्क में एंटर होने दोगे तो वो कैसे एंटर होगा, जब उसको पासवर्ड पता होगा। अगर पासवर्ड पता तो मतलब आपके नेटवर्क में एंटर हो गया। आप नेटवर्क में आके तो हैकिंग कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप नेटवर्क को क्या रखें, सिक्योर रखें। जो भी नेटवर्क है आपका क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर कंपनी है ARTT है, इसका अगर पूरा एक डेटा बेस, एक सर्वर रखा हुआ है जहां पे पूरा डेटा है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ऑल टुगेदर उस नेटवर्क और वाईफाई में एंटर हो गए ना, आप हैकिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक नेटवर्क का पार्ट बन गए जो सारे इंटरवल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो आप वहां तक एक्सेस कर सकते हो। हाँ आपके लिए मुश्किलात कब होंगी, जब पहले नेटवर्क में एंटर ही नहीं होने दो। उसके लिए 2 तरीके, एक तो सिक्योर्ड वाईफाई रखो, और चलो वाईफाई तक पहुंचने की दूर की बात है फायरवॉल रखो।
यहाँ तक आने ही ना दो ना, कि करने की कोशिश करेगा अभी तो उसका सिस्टम खुद करप्ट हो जाएगा, जो कि अलाउड। अच्छा फायरवॉल यूजुअली करता क्या है, 3 बार आपने अटेम्प्ट की ना या 2 बार गलती की तो वो आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा, वायरस आपके सिस्टम में फेंकेगा, गया आपका सिस्टम। तो इसका मतलब होता है फायरवॉल के वो तो होते ही खतरनाक कंट्रोल्स हैं कि कोई बंदा इनएप्रोप्रिएटली अनऑथराइज तरीके से एंटर ना हो पाए। पहले बताओ ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? स्टाफ की पर्सनल वाईफाई से कनेक्ट नहीं करें, हाँ देखो वो बात नहीं है, स्टाफ की जो पर्सनल डिवाइसेस होती हैं वो भी कनेक्टेड होती हैं, पर वो है तो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा ना, उसका मसला नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ किसी अनऑथराइज बंदे को आपने पासवर्ड नहीं देना कि वो एंटर होकर हैकिंग कर ले। सर काइंडली लाजमी बताइएगा ईवाई में ग्रेजुएशन बेसिस पे इंडक्शन होती है? जी बेटा जी बता देंगे आपको, मतलब अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू आस्क दिस क्वेश्चन। इधर आपने जो प्रैक्टिस करवानी है अगस्त में उसका प्लान शेयर करेंगे पहले? जी जानी बिल्कुल, अभी बैठ के पहले वो बनाते हैं। सही है जी बिल्कुल। और कुछ जानिए अगर आपको पूछना हो कि हम पेपर कैसे देंगे, अबे यार पढ़ा क्या रहा हूँ आईटी, वो आगे बोल रहा है कि भाई ये बता दो कि भाई तैयारी कैसे करनी है, अगस्त में क्या होगा। 5वीं मतलब कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि भाई अगस्त में वो सेशंस होंगे जो तुम्हारे बाप ने भी नहीं सोचे होंगे, इतने खतरनाक। फिर वही सवाल, अब्बू ने तो सोचे ही नहीं होंगे, तुमने ही नहीं सोचे थे। इधर चलें, अच्छा चलें जी प्लीज सुना है इधर। अच्छा आगे, प्रोग्राम कंट्रोल्स दैट इंश्योर द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द करेक्ट फॉर्मेट। अच्छा ये भी एक बेहतरीन कंट्रोल हमारे ईवाई में भी लगा हुआ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगा हुआ होता है। आप जब ईमेल पे यानी आउटलुक जो होता है उस पर डेटा अपलोड करते हैं ना, अगर आपका एक्सेल ओल्डर वर्जन का है वो अपलोड नहीं करने देगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि जो रिसिपेंट है उसके देखो नए वर्जन पे, तो क्या ये ट्रांसमिशन करेक्ट फॉर्मेट पे हो रही है? तो वो कह रहा है प्रोग्राम कंट्रोल लगाओ जो कि इंश्योर करें कि आपका डेटा जो है किस फॉर्मेट पे जा रहा हो, करेक्ट फॉर्मेट पे जा रहा हो वो आपको। अच्छा इस पे भी आप ऑल टुगेदर एक ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं, वो आपको सीधा बोल देगा कि ये जो तू अगर भेज रहा है ये उसके पास चलेगा नहीं। तो ऐसे कंट्रोल्स लगाओ। अच्छा इसको यूं भी कर सकते हैं कि मतलब ईवाई में अगर अभी भी मैं लैपटॉप तुम्हें कभी लाके दिखाऊं ना, तो अभी भी एक अपडेट आई हुई है, वो कह रहा है एक्सेल अपडेट करो। अच्छा एक्सेल मुझे अपडेट नहीं करने को कह रहा, अक्रॉस द फर्म को, ताकि सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हो और एक ही वर्जन हो, क्योंकि अगर मैं फाइल भेजूंगा उसके बाद मसला नहीं करेगी, वो फाइल भेजेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब मैं क्लाइंट से फाइल मंगवाता हूँ ना, कसम से 10,000 बार तो हैंग हो जाती है। क्यों? वर्जन अलग होता है और हमारा वर्जन, हाँ फिर कुछ ऐसे हाईटेक क्लाइंट्स जैसे PTCL, वो फाइल भेजने कभी हैंग नहीं होती, क्यों? अपडेटेड चल रहा है। प्रोग्राम्ड कंट्रोल्स दैट विल मेक श्योर कि आपकी जो वर्जन्स हैं वो क्या हैं, अपडेटेड हैं। अच्छा इसको, इस वर्जन अपडेट को तो आप ये भी ले रहे हैं ना कि यार आपकी जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो एक सही फॉर्मेट पे हों, एक्यूरेट फॉर्मेट पे हों और करप्ट ना हो। तो उसके लिए बोला प्रोग्राम कंट्रोल्स लगा दो, वो आपको आगे जाने नहीं देगा जब तक आपने अपने वर्जन को अपडेट ना किया हो। पहले बताओ बात समझ आती है एक्यूरेटली? ऑनलाइन में तो प्लीज़ बता दो जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से, ये अपनी तफरी में लगे हुए हैं। चलें जी इधर ओके। अच्छा अब आखिरी, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू, ये तो बता दो इस पर कौन सा कंट्रोल लगाएंगे? लिमिटेड एक्सेस। अच्छा फिजिकल एक्सेस लगा सकते हैं इस पर कि सर्वर तक ना पहुंचे, पासवर्ड्स, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये जितने भी कंट्रोल्स थे आपने पहले ये मेक श्योर किया कि आपका डेटा एक्यूरेट हो, उस पर अनऑथराइज एक्सेस ना हो, जो भी ट्रांसमिट कर रहे हो करेक्ट फॉर्मेट में हो। फॉर्मेट के लिए प्रोग्राम कंट्रोल लगा दिए कि आपका वर्जन सामने वाले का वर्जन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चौथी चीज़, अगर आप भेज भी रहे हो तो क्या ऑथेंटिकेशन कोड लगा सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट कोड्स लगा सकते हैं और इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। और इंक्रिप्शन की भी कितनी काइंड्स हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, शीम साइफर। अच्छा फरजान ब्लॉक साइफर में क्या होता है? कैसे कैसे के 111 और 000 ऐसा ही है। और तो शीम साइफर में क्या होता है? 101010 यानी हर एक वर्ड अलग होगा। क्लैरिटी है? अच्छा अब जब बिट एंड बाइट समझा दें, ओहो 1 and 0 बिट लिखा हुआ है, 00 बाइट मतलब 11, बिट एंड बाइट यही है ना? सही है इधर। अच्छा इधर प्लीज सुनना जानी आगे। अच्छा अब जब हमने इतनी
सारी चीज़ें देखी, हमने बड़ा टेक्निकलिटी से आईटी को देखा कि हमने, अच्छा पहले अगर वैसे मैं ओवरऑल कंट्रोल्स तुम्हें बताऊं तो तुम लोगों ने इस तरीके से देखो, अब क्योंकि एक अहम चीज़ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखने लगा हूँ अभी ये वाला, कि अगर वो कुछ तुमसे फजूल की डेफिनेशन पूछ ले, अच्छा अभी हट जाएगा, अभी जो एजुकेशन स्कीम है ना उसमें ही हट जाएगा, ये वाली चीज़ें जो फजूल हैं, ये फजूल चीज़ें हट जाएंगी, ये फजूल चीज़ें हट जाएंगी, सिर्फ रह जाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल कंट्रोल, और उसमें और डिटेलिंग आ जाएगी। यस, वो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं। अब वो गेम चेंज हो रही है, अब वो होनी भी चाहिए साला, मतलब अब गेम मजा आएगा उसमें। सुनना, अब कंट्रोल्स का एक चैप्टर हुआ करेगा जिसमें आईडी उसके अंदर ही फिक्स है, और इसमें ये डेफिनेशंस वगैरह ये फजूल चीज़ें सारी साइड में। अब आगे सुने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चाचा का जो वॉइस नोट है वो ख़राब हो जाएगा, इधर सुनना प्लीज़, ऑब्सोलीट हो जाएगा, इधर प्लीज़ सुनना जानी। अच्छा अब इधर प्लीज़ फोकस के साथ इधर। जब ये चैप्टर शुरू होता है ना, शुरुआत तो यहाँ से हुई थी चैप्टर की, वो बोलता है 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, माइक्रो और ऑनलाइन। सुन के भी हंसी आती है, माइक्रो और, अच्छा सिंपल बताता हूँ ताकि ये कंटेंट कवर हो जाए, तुम्हारा सुन लेना इस बार प्लीज़। माइक्रो का मतलब ये होता है कि इधर वो चसी इधर, मैं ये कह रहा हूँ 2 तरीके के सिस्टम कहता है कंपनी यूज़ करती है। कौन? कंपनी। माइक्रो और ऑनलाइन। मैंने कहा ये बता दो माइक्रो सिस्टम क्या होता है। बोला माइक्रो सिस्टम ये होता है जो ऑनलाइन नहीं होता, इंटीग्रेटेड नहीं होता, सेंट्रलाइज नहीं होता। मैंने कहा इसका मतलब बता दें क्या है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैंने ऑडिट किया हुआ है सिविल एविएशन का, मैंने ऑडिट किया हुआ है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का, स्टेट लाइफ जो गवर्नमेंट इदारा है। अच्छा होता क्या था, उसकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं। अच्छा अब एक ब्रांच में इंश्योरेंस बिक रहा है, दूसरे ब्रांच में इंश्योरेंस बिक रहा है, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं 10वीं, पूरे पाकिस्तान में कोई उसकी ब्रांचेस थी 140 ब्रांचेस में। प्लीज सुनना, 140 ब्रांचेस में 140 ब्रांचेस के अलग अलग ट्रायल बैलेंस, अलग अलग लेजर्स, और वो सब मिलके हेड ऑफिस आते थे, और फिर 140 ट्रायल बैलेंस का कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस बनता था, और उस कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल्स बनते थे। तो अगर मुझे ऑडिट करना होता था तो हर एक ब्रांच एक कंपनी कहलाती थी। नहीं समझे? हर एक ब्रांच, उस ब्रांच का पीपी उसकी किताबों में, तो वहां पे कंप्लीटनेस के अलग प्रोसीजर चल रहे हैं, वहां कंप्लीटनेस के प्रोसीजर अलग चल रहे हैं। हर बंदा अपनी अपनी एंटिटी करके ला रहा है और फिर हेड ऑफिस पे लाके मारा, बोला अब मेरा तो काम हो गया। मैंने कहा अब तो काम शुरू होगा। कैसे? अब एफएस तो यहां से बनेंगे ना, पर वो अपना अपना काम करेगा। अच्छा इसका मतलब ये है ये सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं था, होता तो ऑटोमेटेड होता ना, यानी एक जगह अकाउंटिंग हो रही होती। कहां हो रही होती? एक जगह। यहां पे ऐसा नहीं था। अब सुने आगे क्या हुआ। जब ये हिसाब किताब चलता है ना, मुझे लगता है पर्सनली, और हमने देखा भी है ऐसे, जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं ना, जो कनेक्टेड नहीं होते, वहां पे आपके एसेट्स की मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क ज्यादा होता है, कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं होते। तीसरा, सेम वर्जन्स यूज करने का मसला ज्यादा होता है। कैसे? एक ब्रांच अलग एक्सेल वर्जन चला सकती है, दूसरा, अच्छा अब जैसे ईवा है और जैसे कोई हाईटेक पीडीसीएल है, वहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ही एक्सेल वर्जन है, अपडेट जाती है सबके पास एक साथ जाती है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा एक और चीज, वैसे एरर के चांसेस भी कह रहे हैं ज्यादा होते हैं, क्योंकि भाई जगह जगह से डेटा आएगा, करप्ट होगा, कुछ आगे पीछे होगा, क्या ही कर लोगे तुम। अच्छा इसके बरक्स अगर सेंट्रलाइज है, जो भी एंट्री पड़ेगी सीधी यहाँ, नहीं आई बात समझ। EFU लाइफ है, उसकी भी ब्रांचेज हैं 200, वो वहाँ पे पॉलिसी इशू करता है, रिकॉर्ड यहाँ होती है, और साथ के साथ मॉनिटर हो रही होती है। सेंट्रलाइज है, पर फर्क है कि मुझे लगता है कि जब डिसेंट्रलाइज वर्जन पे होते हो ना, आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होती। कैसे? तो भाई 1 महीने बाद जब वो डेटा भेजेगा तो समझ आएगी कि क्या हुआ है। अच्छा बैंक है, लोन दिया, हर ब्रांच को पता होगा। कैसे? सेंट्रलाइज वर्जन है। अच्छा एक और बात बताओ कि अगर इंटीग्रेटेड वर्जन लगाना चाहता हूं तो वो रियल टाइम होगा, अच्छा महंगा भी होगा, अप टू डेट इंफॉर्मेशन होगी, ऐसा ही है। तो ये कुछ फायदे नुकसानात मैंने आपसे बातों बातों में डिस्कस किए।
आगे सुनना। अच्छा, और जो ये वाला आपका सिस्टम होता है रियल टाइम, वो हाईटेक होता है, उस पर ट्रेनिंग भी दरकार होती है कि चलाना कैसे है। और जो ऑफ द शेल्फ वाला होता है, जो नॉर्मली अलग अलग लोग चला रहे हैं, वो तो कोई भी चला लेगा। अच्छा, आप सुनते हैं इधर, माइक्रो कंप्यूटर का मतलब ये है मैनी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ अ लार्ज सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। देखो नीचे क्या लिखा हुआ, बेनिफिट्स क्या है, ऑपरेटेड बाय यूजर विदाउट मच। अच्छा, मोर एफिशिएंट का मतलब बड़ा आसान है, नॉर्मल होता है ना, कोई भी चला लेगा एक्सेल। पर अगर मैं सैप लगा दूं, उसके कोडिंग होती है, तरीके होते हैं कि पहले ये रिपोर्ट, फिर ये रिपोर्ट, फिर ये रिपोर्ट, तो उसका तरीकाकार होता है, एक फॉर्म होता है पूरा, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, पूरी यूजर गाइड होती है। इसमें कोई गाइड की नीड, तभी तो मसले होते हैं। देखो मसले क्या क्या हैं, फिजिकल सिक्योरिटी का मसला है, लॉजिकल सिक्योरिटी का मसला है, हाँ या नहीं। लॉजिकल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, पासवर्ड्स। अच्छा, मैं अभी आज मेरे लैपटॉप में मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आपके पासवर्ड को चेंज किए हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, आप पासवर्ड चेंज करें फिर से। 15 डेज में पासवर्ड चेंज करवाते हैं, क्योंकि ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हो सकता है कि आपने किसी ने आपको टाइप करते हुए देख लिया हो, कि आपने किसी को बता दिया हो, प्लीज़ को चेंज करें। ये कंट्रोल है। पर क्या ये अगर सेंट्रलाइज नहीं है तो आप इसको जितना भी बोलते रहो करें ना, अगर आपको क्या पता। हाँ, अगर सेंट्रलाइज है तो सबको एक साथ नोटिफिकेशन जाएगा, और जिसने नहीं किया उसका पता लग जाएगा आपको। पर फिर डिसेंट्रलाइज में कैसे नहीं पता लग रहा, सब अलग अलग है ना, कोई कनेक्टेड तो नहीं है, आपको क्या पता। अच्छा, आप कॉल किए जा रहे हो, भाई कर ले यार प्लीज मेहरबानी, बोला हाँ कसम से कर लिया, आपको कोई पता लगेगा नहीं। आगे देखो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज के क्या मतलब है, वर्जन का फर्क है कि उसका वर्जन मेरे वर्जन से कंपैटिबल। अच्छा, अब हम फाइनेंशियल बनाने लगे, ये वाकई हुआ हुआ सीन, हम फाइनेंशियल बनाने लगे 140 ब्रांचेस का कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस। अब हमने जब प्लस करना शुरू किया ना, 4-5 ब्रांचेस के बैलेंस गायब थे। अच्छा, क्यों, कंपैटिबल ही नहीं था। किसी ने जब मर्ज किए तो वो मर्ज हुए ही नहीं। अच्छा, फिर हम कॉल कर रहे हैं, भाई भेज दे ट्रायल बैलेंस, वो बोल रहा है मैंने तो भेज दिया है, तो बोला आप क्या करें। अच्छा, फिर उस भाई साहब ने जब अपना सिस्टम अपडेट किया तो जहाँ रिकॉर्डिंग हुई थी वही डिलीट हो गया, स्कोप लिमिटेशन आ गई। ये वाकई हुआ हुआ, बता रहा हूँ तुम्हें। तो डिसेंट्रलाइज पे तो यही मुसीबत होती है ना। अच्छा, फिर हमने पूछा अपने आईटी वाले से, भाई जनरल कंट्रोल टेस्ट किए तो बोला नहीं, तो बैकअप भी नहीं है। भाई अगर बैकअप होता तो तुम्हें निकाल लेता डेटा। तो पहले बताओ, बात समझ आ रही है। तो उसके ऊपर हमने, क्योंकि एक ब्रांच थी ना, और वो मतलब अल्लाह का शुक्र ही है कि ऐसी ब्रांच थी कि वो पूरे कंपनी के बैलेंसेस को मिला दूँ ना तो मटेरियल बन रही थी पर परवेजिव। तो हमने ऑल टुगेदर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, ड्यू टू। अच्छा, परवेजिव नेचर की क्यों नहीं थी, इतने बैलेंसेस नहीं थे। कोई वो दूर दराज की थी, बता रहे गिलगित की थी वो, हम गए भी थे देखने, ऑडिट तो किया। रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे, रिस्क ज़्यादा होता है, सही है। अच्छा, अब हमारा पार्टनर हमें कह रहा ये तुम लोगों ने ही किया है कि तुम्हें वापस जाना पड़े। मैं कहा आप बोलते हैं तो देख के आते हैं कि डेटा है या नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे थे। मतलब चुप करके बैठे हो, इंसान का बच्चा बन के इधर। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बड़े खतरनाक होते हैं कि आपका डेटा ही गायब है, करप्ट है। तो ये वहाँ पे इश्यूज हुए थे। खैर अब तो खैर हम 2025 में आ गए हैं, तो इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया। वो उनकी अभी भी ये मतलब ऐसा गवर्नमेंट इदारा है कि इनकी अभी भी 2 ब्रांचेस पर नहीं लगा हुआ। क्यों, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बोल रहे हैं भाई हम नया सिस्टम सीखेंगे कैसे। भाई गवर्नमेंट है ना, नया कैसे सीखेंगे। अच्छा, निकाल भी नहीं सकते, गवर्नमेंट है। तो ये सीन है। तो बोल रहे हैं जब तक ये मरेंगे, वाकई ऐसा है, बोलेंगे जब तक मरेंगे पे कॉन्ट्रेक्चुअल लोग आएंगे तो उन पर हम ये सौंपेंगे कि भाई कराओ ये वाला टास्क। वो बोल रहे हैं बस आखिरी 2-3 साल हैं, या तो रिटायर होंगे या तो निकल जाएंगे। तो वो उसका वेट कर रहे हैं। मतलब ये तो खैर वैसे बात करता हूँ उनके सीएफओ से, तो वो बताते हैं कि भाई ये 2 रह गई हैं, तुम लोगों ने जो क्वालिफाई किया था। अच्छा, उसके बाद बोला अब कैसे कैटर करते हो, तो उसने बोला भाई हमने बैकअप अरेंजमेंट्स की हुई हैं। अच्छा, बैकअप अरेंजमेंट में कैसे की हुई है, बोला हमने ड्राइव में रखे हुए हैं, ड्राइव है हमारे पास, उसी में कॉपी करके। मैंने कहा फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। बोले नहीं, हम एक काम ये करते हैं कि हमारा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो हर साल ब्रांचेस पे जाता है। मैंने कहा मतलब घूमने ही जाता है ना, हर साल ब्रांचेस पे जाता है, देख के आता है कि क्या वर्जन सेम है या नहीं। मैंने कहा मतलब अल्लाह की कसम आप अभी भी सेंट्रलाइज नहीं है। बोला नहीं। मैंने कहा यार मतलब ये आप सही जा रहे हैं भाई,
तो वही तो भाई, तो आप मतलब उसके पैसे तो देखो कितने हैं, गवर्नमेंट इदारा है ना भाई, घूमने के तो पैसे हैं इधर। चलें सर, ये भी लिख सकते हैं ना कि परसेप्चुअल सिस्टम इंस्टेड ऑफ रियल टाइम, बिल्कुल ऐसा ही है जानी। अच्छा अब इधर सुनना प्लीज। आगे वीक बैकअप एंड वायरस प्रोटेक्शन, पूरी कहानी इसलिए सुनाई थी, पहले बताओ बात समझ आ रही है? वीक बैकअप एंड, अच्छा वायरस प्रोटेक्शन मतलब किसी ने एंटीवायरस लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ आपको क्या पता? अच्छा कोई हैक कर सकता है? कैसे? कोई एंटीवायरस ही नहीं है, कोई फायरवॉल ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। इधर नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, कैसे यूज करना है किसी को कुछ पता, अपने हिसाब से कहानी चली जा रही है। अच्छा आगे लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कोई भी कुछ भी करे आपको पता नहीं है, बट हाँ व्हेन यू आर रिजाइडिंग इन अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, आपको पता है कि भाई चलाने वाला अलग है, बनाने वाला, कोई भी चेंज करना है, कोई भी हरकत करनी है, रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, लॉग बनेगा, वो सारी चीजें। मैंने पहले दिन पे ये इसलिए नहीं करवाया था, बोरिंग हो जाता, ये बिल्कुल फारिग है यही, तभी तो मैंने बोला कि इसको भाई ऐसे कर लेते हैं कि पहले वो निकाल लेते हैं। अच्छा वो भी मैंने हर दर्जे की अल्लाह की कसम कोशिश की कि कहानी सुना के कुछ करा के निकालूं मैं, पर आई होप कि वो गेम समझ आ गई है और ये समझ आ गया कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। अच्छा इसका उलट वो है, देखो क्या लिखा हुआ, सिस्टम दैट अलाउज यूजर डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रलाइज्ड डेटा एंड प्रोग्राम थ्रू टर्मिनल लिंक्ड इन अ सिंगल नेटवर्क, के एक सेंट्रलाइज वर्जन है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके बेनिफिट्स क्या? इमीडिएट एंट्री है, इमीडिएट अपडेट है और इमीडिएट रिस्पॉन्स। बस का नुकसान भी है, महंगा है, ट्रेनिंग दरकार है, ऐसा है तो ये महंगा है और ट्रेनिंग। अच्छा इसमें अगर डाउन टाइम आया तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा, ऐसा है? यस तो जो उसके बेनिफिट्स हैं ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये सिर्फ इसलिए कि चाचू ने बोला था करना तो करना है, ऐसा ही है। चलें तो भाई चाचू की भी बात हमने देखी, तो मैंने कहा था ना, मैंने सुना था पॉजिटिविटी के साथ, मैंने कहा यार कुछ काम की चीज़ होगी, तो मैंने कहा चलो यार इनको ये माइक्रो, वरना मुझे और कुछ नहीं था, मैंने जितना अच्छा भी पढ़ा दिया होता ना आईटी, ये जितनी तुम्हें लॉजिकल कनेक्टिविटी बना दी होती, पूरे क्लाइंट्स वगैरह ये वो हाईटेक सिखा दिया होता, एक बच्चा उठता ये माइक्रो और ये नहीं कराया, मैंने कहा ये भी कर लो भाई। चलो अब चलें सर, ये कह रही है सर ये तो कंप्यूटर की क्लास है जो नहीं बचपन में होती थी स्कूल में इधर। अच्छा अब आखिरी चीज़ फिर ये ख़त्म, ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव है, ये बड़ा मज़े की चीज़ है, सुनना, ये आपको फर्म में भी काम आएगा। इधर प्लीज़ सुनना फोकस के साथ इधर, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैट नहीं पता है, कंप्यूटर रजिस्टर्ड ऑडिट टेक्निक, तो ये क्या खोला हुआ है? रुक जाओ एक मिनट, सबर करो भाई इधर। अच्छा भाई कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, एक माउस भी आता है। अब्दुल आदी ये लोग चले जाएं फिर बताता हूँ। इधर चलें, आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, सही है। इधर चलें, बोला मुझे पता था आप ये बोलेंगे, कितना खुश होता है देखो यार। इधर चलें, अच्छा फोकस के साथ इधर जल्दी। अच्छा भाई अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि सो फार हमने जो कवर किया है ना अभी, वो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, क्लाइंट का साइड कवर किया है। अच्छा क्लाइंट का साइड का मतलब ये है कि जो क्लाइंट कंट्रोल्स लगाता है, जो क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज़ करता है, इस टॉपिक के अंदर मुझे ये लगता है कि अब जो स्कीम चेंज होगी उसमें ऑडिटर की साइड और एनहांस हो जाएगी। मुझे ये रिक्वेस्ट भी करनी है और इंशाल्लाह अब मैं जा रहा हूँ एजुकेशन उसमें, सही ना, इलेक्शन में भी तो दुआ करनी है आप लोगों ने, एक स्टेप अबव जा रहे हैं ना इस एज में, तो अल्लाह से दुआ है कि हो जाए। खैर एनीवे, सर अहमद ने मुझे मोटिवेट किया कि भाई चलते हैं इस पर, तो 2 बंदे आने चाहिए स्क्रीन पे बस, तो वो हम होंगे इंशाल्लाह। सुने तो खैर हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आपने दुआ करनी है, पर अभी तो उसकी प्लानिंग चलेगी पूरी ना। खैर एनीवेज, तो अब कहने का मतलब ये है कि मैंने उनको ये रिकमेंड करना है कि यार बच्चा जब यहाँ से फर्म जाए ना, उसको प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स आने चाहिए, वो ऐसा चैंप होना ऑडिट का कि सही है उसने जो सीखा एक चैंपियन बंदे से सीखा ही हो, बल्ले सही है, बट उसको फिर इस्तेमाल करने भी आने चाहिए टूल। जैसे मैंने कहानी तो सुना दी कि मैंने ये रिस्क फ्रॉड ये ऐसे डिटेक्ट किया, मैं बोलूँ मैं लाइव सिनेरियोस कराऊँ, डेटा दिया जाए, बोले निकाल लो इसमें से फ्रॉड, ताकि बच्चा जब फर्म जाए तो वो रेडी हो इस चीज़ के लिए। देखो एक फजूल चीज़ है यार, आप उसको मतलब डेफिनेशंस पढ़ा रहे हो भाई,
आप उसको उसका वो काम सिखाओ जो एआई को यूज करना है उसने, उसको डराया जा रहे हो एआई आएगी तेरी जॉब खा जाएगी। अबे तू उसको यूज कर, तेरा फायदा है। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्रॉड पकड़ा था कैसे। एग्रीकल्चर लोन्स थे, कहानी सुनना, ये पूरी कहानी में निकालूंगा ये, सही है। एग्रीकल्चर लोन्स थे, एग्रीकल्चर या ऑनलाइन में तो प्लीज अभी पार्टिसिपेट करना है, प्लीज सुनना। हाँ, किसान लोन, एग्रीकल्चर लोन सुनना। किसान लोन पे मैंने क्लाइंट से पूछा, इंक्वायरी जो नॉर्मल हम कर रहे होते हैं, मैंने उससे पूछा क्लाइंट से कि यार आप ये बताएं कि आपके किसान लोन्स अभी आप देते हैं? उसने बोला नहीं। अच्छा यार, मेरे दिमाग में तो मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर किए हुए थे, एनालाइज किया हुआ था, तो मुझे वहाँ से पता लगा था कि क्लाइंट तो कह रहा है कि भाई मैं तो किसान लोन देता ही नहीं हूँ। और मैंने जब एनालाइज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो मुझे पता लगा कि इतने सारे लोन हैं जो एक्टिव पोर्टफोलियो में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? अच्छा, एक्टिव पोर्टफोलियो का मतलब है अभी रेगुलर हैं, और उनकी डिसबर्समेंट डेट आ रही थी 21, 20, 19। मैंने कहा कैसा किसान है यार, अब तक पैसे दे रहा है, मतलब इतना अमीर होना है। एक तो किसान, ऊपर से लोन भी लिया हुआ, आज तक भर रहा है। मैंने कहा यार ये वाला गेम समझ नहीं आया मुझे। मेरी जो इंस्टिंक्ट थी ना कि फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से इंफॉर्मेशन से कनेक्ट किया मैंने, कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये है कि भाई यार किसान की तो बजी हुई है, सैलाब आए हुए हैं, फ्लड्स आए हुए हैं, वो कहाँ से पैसे भरेगा, और इनके लोन माशाल्लाह एक्टिव हैं। अच्छा, अब उन्होंने तो मैनेजमेंट ओवरराइड किया, अबे मैं पकड़ ही कैसे लूंगा, सब मिले हुए थे। उसने क्या किया पता है? डेट चेंज कर दी सबकी। क्या की? वो एक्टिव में आ रहा है। अच्छा, सिस्टम से निकाल रहा हूं तो भी एक्टिव में आ रहा है। जो भी लोन्स थे ना, उन्होंने क्या किया, देखो उसमें आता है ओवर ड्यू। अगर वो 60 दिन ओवर ड्यू होते ना तो उसका मार्कअप वैसे ही क्या हो जाना था। अच्छा, उसके ओवर ड्यू आ रहे 0 डेज, 1 डे, 2 डे। अबे भाई, मैंने कहा ये कैसे, इतने पाबंद किसान है यार। मतलब 2 दिन आउटस्टैंडिंग हुए हैं बस, यानी ड्यू हुए 2 दिन ही हुए हैं सारे लोन्स पे। नॉट इवन अ सिंगल लोन जिसको मैं देख के ये बोल सकूं कि ये इस पे प्रोविजन बुक हुआ हुआ है, सारे एक्टिव। मैंने कहा भाई यहाँ गेम है। अच्छा, अब मैं सिस्टम टेस्टिंग कर रहा हूँ तो सिस्टम में सारे अप्रूवल्स वगैरह सब आ रहे हैं, तो यार मैं क्या ही कर लूँगा, क्योंकि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू कमिट फ्रॉड, एंड दे मे कमिट फ्रॉड इन अ वे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ओवरराइड तो वैसा ही होता है ना। हमने बोला भाई ये बना का मसला है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में था, कोई 4 से 5 रातें लगी हैं सिर्फ इसमें, पूरे 2 दिन तो मैं सिर्फ कंटिन्यूस जागा हूँ। सिस्टम हैंग हो जाता था कि मतलब मैंने एनालिटिकल टूल्स लगाए ना अपने लैपटॉप के अंदर। क्या किया मैंने 2019 से लेके 24 तक की फाइल्स ली, 19 से इंक्लूडिंग 25 के 6 महीने जो अभी हुए। अच्छा, फिर मैंने किया क्या, प्लीज़ सुनना आगे कहानी। पहले बताओ यहाँ तक साथ हो ना, बिल्कुल कनेक्टेड रहना है कहानी से ऑनलाइन में, तो जल्दी बताओ यहाँ तक साथ हो ना, कनेक्टेड रहना है ताकि मैं यहाँ पे बता पाऊँ। सुनना, मैंने ओवरऑल अपनी फर्म के एनालिटिकल टूल्स यूज़ किए जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, देखो एक्सेल में रॉस की लिमिट है और कॉलम्स की भी लिमिट है। अब मैं इतने सारे मिलियन ऑफ किसान हैं और मैं उनका डेटा पॉपुलेट करूंगा, कितने साल होगा, 5 साल होगा, एक्सेल पिक ही नहीं करेगा कभी। तो मैंने जो है ना सिंपल एक काम किया, डेटा एनालिटिकल टूल यूज़ किया। क्या किया? उसको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जिसको हम कहते हैं क्यूरी। क्या कहते हैं? क्यूरी लगाई कोडिंग की। अब वो मुझे थोड़ी सी मस्ती होती है, मैं हल्की हल्की सीखता रहता हूँ। सही है, क्लासेस नहीं मिल रही हैं बट यूट्यूब है यार आपके पास, आप सीखो, आपको टाइम मिले तो। मैंने उतना सीखा जितना मेरे काम का है। ऐसा नहीं कि मैं खोल के आ जाओ भाई तुम्हें पावर क्यूरी सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितना मेरे काम का है उतना मुझे आता है। कल को मैं बच्चों का रिव्यू करता हूँ तो मैं टकाटक क्यूरी लगा के सारी चीज़ें एक मिनट में निकाल देता हूँ। मुझे बच्चा करके आता है 15 दिन में, मेरे लिए 1 घंटे का काम है। दिस इज हाउ यू यूज एफिशिएंटली आईटी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लाइंट की, ऑडिटर की? अब सुनना, मैं यूज कर रहा हूँ सिस्टम। मैंने क्या किया, मैंने क्यूरी लगाई, मैंने उसको बोला कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने साल हो गए? 6 साल। मैंने उसको बोला, क्यूरी लगाई, पावर क्यूरी। मैंने कहा इफ की कंडीशंस के साथ, इफ ये वाला बोरोवर जिसका एनआईसी ये है, ये 19 में आ रहा है, 20 में आ रहा है, 21 में आ रहा है, 22 में आ रहा है, 23 में आ रहा है, 24 में आ रहा है, जब तक आ रहा है इसका नाम लाओ और ये बताओ कि इसकी जो डे पास ड्यू है, कि कितने दिन ड्यू हो चुका है, किस किस साल में क्या था। अच्छा, हर साल की फाइल अलग होगी। और मैंने ये भी बोला सिस्टम को
कि मुझे ये बताओ कि इसकी मैच्योरिटी डेट क्या थी, यानी इसका लोन खत्म कब हो रहा है। तो मैंने सिस्टम को क्यूरी लगा के दी, जिसको हम कहते हैं पावर क्यूरी। क्या कहते हैं? अच्छा, मैंने क्या किया, एनालिटिकल टूल यूज किया। क्या किया? अच्छा, क्या ये मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ, सिस्टम से बता रहा हूँ, सिस्टम को बता रहा हूँ, सिस्टम से बात कर रहा हूँ कि मुझे ये करके दो एफिशिएंट वे में। किसकी यूज के जरिए? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। बंगी ये था कैट लगा हुआ सुबह से, कंप्यूटर असिस्टेड, यही थी ना। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को यूज करके मैंने ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को अपने तरीके से तब्दील करने की कोशिश की। मैंने कहा अबे भाई मैं सिंगल इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता था ऐसे, कितने लोन्स हैं, मैं किस किस को डिटेक्ट कर लेता, ह्यूमनली पॉसिबल था, पर यह कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट के जरिए है। अच्छा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक के जरिए कैसे वो सुनना, मैंने दो चीजें बोली, ये बोरोवर, ये एनआईसी, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, इसकी डीपीटी डेज बताओ, डेज पास ड्यू बताओ, अमाउंट आउटस्टैंडिंग बताओ, और मेच्योरिटी डेट बताओ। मेच्योरिटी डेट का मतलब क्या है? जिस दिन खत्म हो रहा है। अच्छा, उसने क्या किया, एक लोन रखा, ऐसे शॉर्टकट से उसकी सबकी मेच्योरिटी डेट उसके आगे हर साल की, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 19 में बोल रहा था 21 में मिलेंगे, 21 में बोल रहा था 22 में मिलेंगे, 22 में तो 23 में मिलेंगे। मैंने कहा गेम है, पकड़ लिया मैंने कहा मेच्योरिटी डेट, हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल कि मेच्योरिटी डेट चेंज हो रही है। मैंने कहा एक लोन पे बताया, उसने सब पे बता दिया। कोई कुल मिला के 6 लाख लोन्स थे बस, सिर्फ 6 लाख लोन्स, 5 सालों का डेटा विद इन अ सिंगल लाइन। यूं 6 लाख लाइन से आए, उन सब का डेटा आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक्सेल पे, प्लीज सुनना फोकस के साथ, एक्सेल पे मैंने फिर बोला कि मैंने कहा जितने भी लोन्स आ रहे हैं ना ये उसके, अच्छा फिर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का भी चेक लगाया कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं हो रही। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे बच्चे ने देखा रोल ओवर का मतलब ये होता है कि आपने लोन वापस रीन्यू करवा लिया, पर उसके लिए शर्त होती है कि पहले वो पैसा वापस करो फिर आएगा। तो हम तो कह रहे हैं उसका बैलेंस वैसे ही स्टैटिक है। और मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा अब तो मुझे पता लग गया ना, 50 सैंपल उठाए, मैंने कहा देखो 19 से लेके अब तक की बैंक स्टेटमेंट में इन चौसियों के पैसे आए नहीं आए थे। मैंने बोला भाई ये है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये तो गेम कर गए। नहीं दिए ना पैसे। अब वो क्या कर रहा है, पिछले 5 सालों से ये बैड डेट हो चुका है और वो वैसे ही रखा हुआ है उसने, यानी वो एक एक्सपेंस हो चुका है जो कि उसने आज तक रिकॉर्ड, अबे वो किसान मर के खप चुका होगा। अब मैं गया ये डेटा लेके उसके पास, प्लीज सुनना, अब मैं गया यही डेटा लेके उसके पास। अब मैंने बोला भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे किसान लोन पे तुमने प्रोविजन किया हुआ है? बोला यार नीड ही नहीं है, सारे एक्टिव हैं। अच्छा, ये तो मेरे को भी दिख रहा है। मैंने कहा अगर व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि उसमें डेट चेंज हुई हुई है। पहले मैंने हुज़ैफा को बिठाया हुआ था, हुज़ैफा को वो ना थोड़ा सा शाउट करके बोल रहा था, ओ यार ये कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई हल्का होकर बात कर, क्या मतलब कैसी बात कर रहे हो, पूछ रहे थे तो जवाब दे उसको। तो बोला नहीं मैं आपको प्रूफ कराता हूँ। मैंने कहा चलें खोलें एक एक करके। बोला देखें ये बोरोवर है, हाँ। मैंने कहा है। तो बोला देखें इसके डीपीटी डेज कितने आ रहे हैं? बोला 0 आ रहे हैं। मैंने कहा इसकी बोला इसकी मैच्योरिटी डेट देखो कितनी आ रही है। उसने क्या बोला? बोला देखो इसकी मैच्योरिटी डेट तो आई 26 रही है, कैसे ड्यू होगा इसका लोन? मैंने कहा अच्छा, तो पिछले साल कैसे आ रही थी? अच्छा, उसकी ना हवाइयाँ हो गई, वो तो फुल पागल हो गया। उसको बोला ये पता बात कैसी कर रहा है, क्योंकि उसको हिट हुई ना कि मैं टारगेट पे पहुंच गया हूँ। मैंने कहा पिछले साल पे 25 कैसे आ रही थी? बोला आ ही नहीं सकती। और मैंने कहा अगर मैंने दिखा दिया? बोला अच्छा कोई ये तो एक गलती होगी ना, और लोन दिखाओ। मैंने कहा ये शीट है जिस पे भी उंगली रख तेरा डेटा तुम्हारे लिए, किसी पे भी उंगली रखो, तुम बताओ। बोला नहीं ये नहीं है। मैंने कहा भाईजान मैं बोल रहा हूँ तुम बताओ। मैं कहा चलो एक काम करते हैं, किसान को सुबह सुबह कॉल करते हैं, मेरा खेतों में घूमने का दिल हो रहा है। सही है, वाकई मैं कसम से बोला इसको। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है जब ऐसे आप जाते हो ना माइक्रो फाइनेंस के ऑडिट पे, तो मैं तो बोल रहा सिग्मा इन ऑडिट सुनो आगे सुनो, जब ऐसे किसान का ऑडिट हो रहा होता है ना ऐसे लोन्स का, तो बाकायदा मैं अपनी टीम को बोलता हूँ जो किसानों से मिल के आओ, मतलब अपार्ट फ्रॉम मजाक, ये एग्जिस्टेंस चेक होता है कि वाकई लोन है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा अब कॉल लगा रहे, नंबर नहीं लगे,
मैंने कहा कितने लोन प्रूव करेगा, मैंने कहा अब ये मुझ पे बर्डन नहीं है प्रूव करने का, तेरे पे, अब तू बचा इस लोन को। मैंने कहा इस पे दो इम्पैक्ट होंगे, एक तो ये पूरा राइट ऑफ होगा, सारा एक्सपेंस बुक होगा, सही है। तो आपको एक बात पता है ना कि बैंक्स में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है। मैंने उससे ये बुक करा दिया, फिर मैंने दूसरी बात की कि मुझे गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करके दे दो। उसका आ गया -8%, -8। तो 5 साल 6 लाख किसानों का लोन था 6 बिलियन का, 6 बिलियन राइट ऑफ। अच्छा अब सुने, अब मुझे बताओ, अच्छा अब पहले प्लीज सुनना, अब बात से बात निकाली, पूरी कहानी सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग, मजे से बजा भी दी, गोइंग कंसर्न भी करा दिया, इधर सुनो, मतलब सही है किसी की जो। अच्छा मुझे तो ये भी सुनने को मिला यार तुम तो मतलब ताला लगाने आए हो बैंक को। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, आप सही बताओ ना, आप सही करते हुए आते क्यों 2 नंबरी है। फिर वो बोलता है कि यार नहीं ये असल में मसला ये है कि जो पुरानी मैनेजमेंट है उसका कोई मसला है, ये हमें तो अभी तुम बता रहे हो ये निकला है। मैंने कहा बता दिया ना, आप सही कर दो। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा यार चेंज इन एस्टीमेट है, बोले नहीं मिल रहा है, अब रिकवरी नहीं होती, चेंज इन एस्टीमेट है, मैं नहीं कह रहा यार अभी बुक करो, खत्म। तो बोल रहा व्हाट इफ एरर है, तो मैंने कहा पे तुम पे आएगी कि तुमने छुपाया हुआ था। तो मैंने कहा ये तुझे मैं कहता हूँ फेवर, बोल दे चेंज इन एस्टीमेट है। बोला हाँ यार। अच्छा वैसे आपको ऑनेस्टी दिख जाती है कि उसको, मुझे ये तो पता था कि पिछली मैनेजमेंट का गेम था, अब वो सारे चेंज हो चुके थे। खैर एनीवेज, जब मुझे ये पता लग गया ऑनेस्टी आपको दिख जाती है ना, मतलब इतना तो एक्सपीरियंस हो गया काम कर करके लोगों के साथ, तो मुझे समझ आ गई बात कि यार ये तो इसकी खुद की हालत टाइट है। अब वो बोल रहा है यार, फिर बोर्ड में जलील हुआ है, मुझे कॉल आया यार, बोर्ड बोल रहा है कि ये क्या तुम सरप्राइजेस लेके आते हो। और फिर जब मैं बोर्ड मीटिंग में, अच्छा ऑनलाइन ले रहा था मैं बोर्ड मीटिंग जैसे ही हुई ना, तो उसने डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि आकाश वाई दीज एडजस्टमेंट्स आर कमिंग इन पीस मील, इन लास्ट ईयर यू टुक अ एडजस्टमेंट ऑफ 3 बिलियन, नाउ 6 बिलियन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग। मैंने कहा कैन यू प्लीज टेल मी, नहीं तो मैंने कहा कैन यू प्लीज टेल मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा वो सन्नाटा छाया हुआ ना, मैं बिल्कुल मतलब समझो बिल्कुल, मैं पहुंचा था कराची जिस दिन मैं आया था, उस दिन सुबह मीटिंग थी और मेरी पूरी रात फ्लाइट डिले हो गई थी। मैं सुबह 6 बजे फ्लाइट निकली थी, मैं यहाँ पे पहुंचा था 9 बजे, और फिर बोर्ड मीटिंग में बैठा हुआ मैं ऑनलाइन। अब मैं उसको बोल रहा कि भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे पार्टनर का मैसेज आ रहा है, वो हल्का हो जाए भाई, डायरेक्टर्स हैं। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, मैं क्यों बनाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है गलती निकालना, उसकी जिम्मेदारी है, मैं तो डिटेक्ट करके दी, एक तो डिसीव कर रहे हो शेयर होल्डर को। तो मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब वो था भी मतलब फुल ना भरमबाज डायरेक्टर। खैर तो अब जब उसने बोला कि नो या वी अंडरस्टैंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट बट यू शुड हैव टोल्ड मी। मैंने कहा इफ आई डोंट नो माई सेल्फ दैट दिस इज द मिस स्टेटमेंट इन द लास्ट ईयर, हाउ कैन आई टेल यू? दिस इज द मैनेजमेंट हु हैज टू कम एंड टेल यू, you are responsible for the governance. Don't you inquire from the management why these receivables are not being collected from so long? ओ भाई वहां पे अच्छा मैं इतना नींद में था ये बोल के मैं सो गया कसम से। पार्टनर की 35 कॉलें लगी हुई, उन्होंने गालियां लिखी हुई थी मैसेज में, फिर कॉल की उन्होंने, जब मैं उठा ना मैंने उनको कॉल बैक की तो उन्होंने 2-3 गालियां दी कॉल पे। मुझे बोला अबे हाउ यू कैन स्लीप इन मिडिल ऑफ द मीटिंग यार, वो लव रहे हैं आपस में, तू सो गया। मैं वाकई सो गया भाई, मैं इतना थका हुआ था, मैं बता तो रहा हूँ मैं इतनी रातों से जागा हुआ था, मैं थका हुआ था, मैं निकल गया। फिर मैंने कहा सर मैं सही था गलत था, मैंने बोला मैं सही था गलत था। बोले यार तू तो सही था, वो सीएफओ को लव है आपस में बहस हो गई, तो बस मैंने कहा अब हो गई ना कहानी। अच्छा ये मसला नहीं है, यहाँ मसला हुआ तो ऊपर। अच्छा अब मैं तुम्हें गेम से गेम बताता हूँ क्या हुई ना, गेम तो अलग की ना। इसका मसला हुआ ना, इसका एक पेरेंट है, सही है सुनना, उसने गारंटी दी हुई थी कि मैं पैसे इमीडिएट डालूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ। अच्छा वो अगर पैसे डाल देता तो उसकी गोइंग कंसर्न के खुद के मसले, तो ये चेन चल रही थी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि फिर ये मसले है, क्योंकि देखो एक बात है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ना स्पॉन्सर से, अच्छा इसका जो स्पॉन्सर है वो यूके बेस है। अच्छा अब होता ही है कि यूके बेस स्पॉन्सर है इसका, तो वो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है स्पॉन्सर गारंटी देगा कि मैं बैंक चलाऊंगा,
क्योंकि स्टेट बैंक जिम्मेदार है, डिपॉजिटर का पैसा कौन देगा? डिपॉजिटर के पैसे तो गए, आज कोई डिपॉजिट निकलवाने जाएगा, पैसे थोड़ी ना होंगे उसके पास, तो इसके लिए पैसे डालने पड़ेंगे। अच्छा उस वक्त किया ये था, उस वक्त की बात बता रहा हूं, जब पहले मैंने एडजस्टमेंट निकाली थी तो उन्होंने कमिट किया था कि 2 बिलियन डालेंगे, अब वो 2 से 8 हो गया। कैसे? 6 बिलियन अभी आ गया, 2 बिलियन पहले का था कुल मिला के। तो वो फिर ऊपर जो यूके में बैठे हुए डायरेक्टर्स वो कह रहे व्हाट द हेल, मतलब वो एडजस्टमेंट निकाले जाएगा, हम पैसे डाले जाएंगे, मतलब ये क्या बात होती है? मैंने कहा भाई ये पैसे पहले ही आ जाने चाहिए थे। मैंने कहा ये बेवकूफ़ी है, आप टाइमली इसको प्रोवाइड करते। मैंने कहा आप रिकवरी मैकेनिज्म अच्छा करो अपना, आप जो लोन दे रहे हो वो सिक्योर्ड दो ना, अनसिक्योर्ड क्यों दे रहे हो भाई? कोलेटरलाइज लोन दो, नहीं दे लोन जो उसको गोल्ड है बेच के रिकवर कर लो। अनसिक्योर्ड में जा रहे हो, बोला नहीं अनसिक्योर्ड जल्दी मिल जाता है, लोन मिल जाता है। मैंने कहा लोन के लिए बंदा तो मिल जाता है, बंदा बाद में नहीं मिलता। मैंने कहा आप पहले अपना रिस्क एपेटाइट इतना करो कि यहां तक पहुंचो, फिर आ गई ना चलो कि एनीवेज। अब यहां से कनेक्ट करना था, ये जितना भी मैंने सिस्टम यूज किया था ना, इसको मैं कह रहा था इंटेरोगेटिव सिस्टम। क्या कह रहा था? अच्छा सिस्टम को मैं जो हिंट दे रहा था बस वो चुपचाप कर रहा था, नहीं आई बात समझ? इंटेरोगेटिव सिस्टम क्या होता है? जो ऑडिटर इंटेरोगेटिव सिस्टम यूज करता है उसको कहते हैं कि भाई जो मैं सिस्टम को कहूंगा वो करके दे देगा। इंटेरोगेट करवा रहा हूं उसको, वो खुद कुछ भी नहीं करेगा, आपने जो बोला वो करके दे देगा। पहले बताओ इंटेरोगेटिव सिस्टम समझ आया? हाँ या नहीं? ऑनलाइन बताओ प्लीज, बताओ जल्दी से यार, ये पूरी एग्जांपल इसलिए दी, जल्दी बताओ। इंटेरोगेटिव सिस्टम खाली रीड करते हैं मैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? Rely on the questions to retrieve information or clarify. I believe example से crystal clear होना चाहिए। इधर आगे, information retrieval primary concern with accessing and presenting specific data or knowledge. आगे, the system response is typically a direct answer to a question. अच्छा ये नहीं करेगा कि ये भी देख लो, अबे भाई वो बोलेगा जो तू बता रहा है। अच्छा अगर मैं इसमें और कोई क्यूरी ना डालूं तो सिस्टम खुद होशियारी नहीं करेगा। पहले बताओ यार प्लीज, क्या ये बात लॉजिकल समझ आती है? क्योंकि वरना ये वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है यार, लोगों को नहीं समझ आता इंटेरोगेटिव क्या है। तो मैंने पहले तुम्हें एग्जांपल दी कि भाई मैंने जो बोला वो करके दे रहा है। अच्छा मुझे और कुछ टेस्ट करवाना तो मुझे बोलना पड़ता, वो खुद से कुछ नहीं कहता। अच्छा आप एक चीज सुनो, इसके बरक सारा इंटरैक्टिव, ये क्या होता है? ये भी हम ईवाई में यूज करते हैं क्योंकि हम ऑडिटर की साइड देख रहे हैं। सुनना अब प्लीज, देखना कनेक्ट कैसे होते हो तुम, जरा बिल्कुल कनेक्ट हो जाओगे ऐसे। सुनना, मैं जैसे ही अपनी ऑडिट फाइल में एंटर हुआ, मैंने ये कहा कि भाई मैं पीटीसीएल का ऑडिट करने लगा हूँ। पीटीसीएल का क्लाइंट डाला मैंने, सही है, उसको पहले सिस्टम में लिंक करा दिया आपने। अच्छा सिस्टम में जैसे ही एंटर होऊंगा ना, वो ऑल टुगेदर मुझसे कुछ सवालात पूछेगा। फ्री हो रहा है सिस्टम, इंटरैक्ट कर रहा है मुझसे। नहीं आ रही बात समझ? नहीं आ रही? इंटरैक्ट कर रहा है ना, बिला वजह फ्री हो रहा है, बात कर रहा है। हैव यू गॉन ऑन अ ट्रिप विद एनी इंडिविजुअल ऑफ द क्लाइंट? डू यू हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट? वो सारे एथिक्स वाले सवाल कर रहा है मुझसे, बिला वजह फ्री हो रहा है, इंडिपेंडेंस चेक कर रहा है। अच्छा फिर जल्दी सुनना, प्लीज सुनना फोकस के साथ। हो ये रहा है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें मैं क्वार्टरली अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करता हूं और अपने फैमिली रिलेटिव्स की। अच्छा अगर पीडीसीएल में होता ना, अगर मैं इस पर क्लिक करता, सुनना, अगर मैं इस पर क्लिक करता आई डोंट होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट्स, वो एरर दे देता। वो लिंक्ड है सिस्टम, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले बताओ इंटरैक्टिव मतलब समझ आ रहा है? इंटरैक्टिव सिस्टम विल हेल्प यू टू परफॉर्म अ क्वालिटी ऑडिट। वो आपसे कंप्लायंसेस पूरी करा देगा। वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो आपको बोलेगा करने को और आपके रिस्पॉन्स पे आपको फर्दर रिस्पॉन्सेस देगा। अच्छा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा पहले बताओ ऑनलाइन वालों जल्दी से, क्या ये बात समझ आती है तुम सबको? इंटरैक्टिव पहले देखो फर्क आ रहा है ना, कि वो खुद आपसे सवाल कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, सिस्टम लाइव है। आगे सुनो प्लीज, इसकी एक और एग्जांपल है, आगे सुनो, इसी को कंटिन्यू रखता हूं। जैसे ही मैंने सबमिट किया ना, मेरी इंडिपेंडेंस चेक हो गई, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, वो अब एज ए इंडिपेंडेंस चेक के तौर पे, सबूत के तौर पे रिकॉर्ड हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरी अब जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट हो गई सवालात के साथ? अच्छा कोई आपको बोले सबूत दिखाओ तुम इंडिपेंडेंट हो, ये सवाल डॉक्यूमेंट हुए हुए,
हमारा पूरा चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन का इसी पे ही है कि डॉक्यूमेंटेशन कराई क्यों जाती है, ये वेरीफाई कराने के लिए कि आपने सबूत इकट्ठा, और डॉक्यूमेंटेशन कराई इसलिए जाती है ताकि आप अकाउंटेबल हो सकें कि आप कोई भी चीज गलत मार्क करेंगे आप पे आएगा कि आप ही ने मार्क किया था, क्योंकि मेरे साइन ऑफ सारे होंगे। साइन ऑफ का मतलब है कि मैंने टिक किया। अच्छा फॉर एग्जांपल आप टीम मेंबर हैं, आप एंटर हुए फाइल में, आपसे भी यही सवाल पूछे जाएंगे और आपका अलग फाइल बन जाएगी। ये क्या है? इंटरैक्टिव। अच्छा अगर कल को कोई इसने भंड मारा, जिम्मेदार कौन होगा? ये। अच्छा कैसे पता? लॉग बना होगा। क्या बना होगा? तो लॉग तो क्लाइंट भी बनाता है, ये हमारा कंट्रोल है कि ये अकाउंटेबल। तो यानी हम ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन सर अकाउंटेबिलिटी के लिए भी होती है और ऑडिट एविडेंस जमा करने के लिए भी होती है। तीसरी चीज बताऊं, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू के लिए भी होती है। अगर मैंने देखा, मुझे देखना है कि भाई इसने जो इंडिपेंडेंस भरी है क्या वो सही भरी है या, तो मैं जाके देख लूंगा। तो यानी 3 बातें हो गई डॉक्यूमेंटेशन की। पहला ऑडिट एविडेंस के लिए, दूसरा अकाउंटेबिलिटी के लिए, तीसरा रिव्यू के लिए कि जो ये डॉक्यूमेंट कर रहा है, काम कर रहा है, उसको रिव्यू करूंगा ना गलत किया या सही किया है। वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती है फाइल में। अच्छा अब आगे सुनो, एक आखिरी पक्का, एक आखिरी प्रॉमिस, फिर खत्म करते हैं। सुनो इधर आगे। फिर हमने कहा इंटरैक्टिव में तुम्हें बताता हूं कि सीन क्या है। इंटरैक्टिव में जैसे ही तुमने इसमें इंफॉर्मेशन डाली ना कि, क्योंकि इसमें सिंपल यूँ समझाता हूँ, ये फ्री हो रहा है सिस्टम बिला वजह। मैंने सिस्टम डाली है PDCL है, या यूफोन लेते हैं, यूफोन की इंफॉर्मेशन डाल दी। वो पता है क्या करेगा? ऑटोमेटिक आपके सामने ना बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका डेटा ले आएगा, उनके डेटा डेज ले आएगा, GP मार्जिन ले आएगा, सब आपके सामने रख के लिख देगा। पता नहीं क्यों? कंपेयर करने के लिए कि ये इंडस्ट्री से आउट परफॉर्म तो नहीं कर रहा। अच्छा बिला वजह फ्री हो रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। अच्छा आपने उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाले, अपलोड किए, आपने बोला नहीं, खुद आपको रेशियोज निकाल के दे दिए। पता नहीं क्या कर रहा है, फ्री हो रहा है। अच्छा पहले बताओ क्या, अच्छा पहले बताओ समझ आ रहा है सिस्टम क्या है? देखो आप यूज कहां कर रहे हो उसको अपने ऑडिट में, इंटरैक्शन, इंटरैक्टिव। अच्छा इसके बरक्स आप अगर वो पावर क्यूरी का सिस्टम खोल के बैठ जाओ, कुछ करेगा वो? क्यों नहीं कर रहा? जब तक आप होशियारी नहीं करोगे ये आपको बोलेगा भाई ये चीजें कंप्लीट करते रहो तो आंसर आते रहेंगे। क्लियर है? अच्छा एक खाली चीज रीड कर लो, ये कंटिन्यूअस डायलॉग का मतलब यह है इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। आगे रियल टाइम फीडबैक, यूजर एक्शन ट्रिगर इमीडिएट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सिस्टम। अच्छा और एक और चीज इसी के अंदर मैं तुम्हें EY की मेथोडोलॉजी बता रहा हूं। अगर मैंने मार्क किया कि टेलीकॉम सेक्टर है, वो टेलीकॉम सेक्टर के इंडस्ट्री के जितने भी रिस्क हैं वो आपके सामने लाके रख देगा, चाहे आपको नॉलेज हो या ना। वो बोलेगा ये तो तू देख ही लियो, ये मसले चल रहे हैं। नहीं, जो तुमने इससे ऊपर देखे वो भी इससे खतरनाक फायदे थे कि आपको इंडस्ट्री का पता लगता है वो। अच्छा रेशियो, तुम मुझे बताओ, रेशियो तुम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो या सिस्टम तुम्हें ऑटोमेटिक करके दे दे? अच्छा मैं तुम्हें इसका ईज बताता हूं। तुम्हें डेट कोवेनेंट टेस्ट करने ना, वो तुमने खाली डेट कोवेनेंट की शीट सामने रखी, टिक 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 4 हो गए, खत्म। आपको कुछ करने की नीड ही नहीं थी, वो खुद करके दे रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल AI। पर दोनों सिस्टम यूज होते हैं। यानी फर्म के अंदर जो मैंने AI टूल यूज किया था, जो पाइथन यूज किया था मैंने, जो मैंने अपने ऑल टुगेदर डेटा एनालिटिक्स लगाए थे, वो था इंटेरोगेटिव। और वैसे जो यूज हो रहा होता है जनरली वो इंटरैक्टिव होता है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? तो यहां जानी आईडी खत्म होता है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचता। सही है? चलें जी, क्या बता दें?